हेलो बच्चों, आप सभी का जीपीएस एकेडमी में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सर, आप सभी का इकोनॉमिक्स का टीचर। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 12th इकोनॉमिक्स में मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक कहते हैं, मैक्रो यानी समष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा वो रहेगा बैंक से। ठीक है, बैंक दो तरह का होता है, एक होता है केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक, दूसरा होता है व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। से सारा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे। एकदम वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। बैंक से यानी केंद्र बैंक, व्यापारिक बैंक से, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक से आपका एक भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। हम उसी तरह का व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, पहले देखेंगे 5 मार्क्स वाला, फिर 3 मार्क्स वाला, फिर 2 मार्क्स वाला, फिर देखेंगे लास्ट में ऑब्जेक्टिव। एक ही वीडियो में बैंक से सारा चीज हो जाएगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले जान लीजिए कि बैंक दो तरह का होता है। एक होता है सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक, दूसरा होता है व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। ठीक है, देखिए सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, सबको पता है। केंद्रीय बैंक मतलब देश का सर्वोच्च बैंक, देश का सबसे ऊंचा बैंक यानी सर्वोच्च, जो नोट जारी करता है, जो सरकार का बैंक होता है यानी सरकार के सभी लेन देन का हिसाब रखता है। सरकार देश से विभिन्न स्रोतों से कितना आय प्राप्त किया, कितना अलग अलग चीज में खर्चा करेगा, तो सरकार के आय व्यय का हिसाब किताब रखता है। देश में जितना भी जनता का बैंक है, व्यापारिक बैंक, सभी व्यापारिक बैंकों का एक हेड मालिक होता है केंद्र बैंक, यानी सभी व्यापारिक बैंकों का जो जनता का बैंक होता है उनका एक प्रधान बैंक होता है, हेड बैंक, सर्वोच्च बैंक होता है केंद्र बैंक, जो नोट जारी करेगा। सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, अंतिम ऋणदाता है। ठीक है, यानी व्यापारिक बैंक को जब जो जनता का बैंक होता है उसको कहीं से भी ऋण की व्यवस्था नहीं होता है तो अंतिम सहारे के रूप में केंद्र बैंक, सेंट्रल बैंक से ऋण की मांग करता है। तो ये हो गया केंद्र बैंक। ठीक, आप समझिए कि व्यापारिक बैंक क्या है यानी कमर्शियल बैंक क्या है। तो व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक जो जनता का बैंक होता है, यानी जनता पहले बैंक में खाता खोलता है, जनता व्यापारिक बैंक में पैसा जमा रखता है, जरूरत पड़ने पर निकासी करता है, कभी जरूरत पड़ने पर नहीं पैसा होने पर ऋण लेता है, चेक ड्राफ्ट की सुविधा मिलती है व्यापारिक बैंक से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉकर की सुविधा मिलती है व्यापारिक बैंक से। ये हो गया आपका व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक। ठीक है, चलिए आप क्लास को देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन ही लिए 5 मार्क्स का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 5 मार्क्स का है, देख लीजिए। जैक 2026 में आएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैक 2026 में क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए पढ़िए, पहला पढ़िए 1 नंबर। केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिए इसको, 5 मार्क्स में आएगा 2026 में। केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक का कार्य यानी फंक्शन को पढ़ना है। ठीक है, तो बोल तो दिए आपको कि केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, जो राज्य एवं केंद्र सरकारों का बैंक होता है, मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का सारा लेन देन का आय व्यय का हिसाब किताब रखता है कौन, सेंट्रल बैंक। हमारा देश में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, आरबीआई। क्या नाम है, याद रखिएगा, भारत के केंद्र बैंक सेंट्रल बैंक का नाम आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा। ठीक, और क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है देश में मुद्रा को जारी करता है। जितना व्यापारिक बैंक है, जनता का बैंक, सभी व्यापारिक बैंकों के कार्यों का नियंत्रण रखती है केंद्र बैंक। हो तो गया, पढ़िए। देखिए पहले हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग याद रखिएगा, कैसे हम लिख रहे हैं उस तरह आपको भी लिखना है। पहले हेडिंग दीजिएगा, केंद्र बैंक क्या है बोला है ना, तो लिखिए पहले केंद्र बैंक। ठीक है, फिर लिखेंगे आगे, देश का वह सर्वोच्च बैंक जो केंद्र एवं राज्य सरकारों का बैंक होता है, मतलब पीएम और सीएम का बैंक होता है, सभी लेन देन का हिसाब किताब रखता है सरकार का, आय व्यय का, तथा जो देश के सभी व्यापारिक बैंकों के कार्यों का नियंत्रण करती है, उसे केंद्र बैंक कहा जाता है। समझे, जो सरकार का बैंक होगा और व्यापारिक बैंक जो है जनता का बैंक, जहां हम लोग खाता खोले, उन सभी बैंकों का कार्यों का नियंत्रण करता है केंद्र बैंक। यानी व्यापारिक बैंकों का एक हेड बैंक है, प्रधान बैंक है केंद्र बैंक। इसी के रूल रेगुलेशन पे काम करता है सभी व्यापारिक बैंक। समझे, आगे चलिए। दूसरी ओर वह बैंक जो हमारे देश में चलन मुद्रा मतलब जो चलता है,
जो वर्तमान में चल रहा है, प्रचलित है, क्या है? सभी सिक्के एवं नोट जारी करते हैं उसे देश का केंद्र बैंक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, आगे है केंद्र बैंक के कार्य। ठीक है, आगे क्या है? केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य है। ठीक है, केंद्र बैंक का डेफिनेशन दीजिएगा तो मिलेगा 2 मार्क्स, और उसका लिखिएगा कार्य तो मिलेगा 3 मार्क्स, हो गया टोटल आपका 5 मार्क्स। समझे? देखिए, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य क्या है? पहला इंपॉर्टेंट कार्य है नोट जारी करने का एकाधिकार, मतलब नोट जारी करने का अकेला अधिकार केवल केंद्र बैंक को होता है। भारत में केंद्र बैंक का नाम आरबीआई है। ठीक है, पढ़िए, वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट जारी करने का अधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त है, और केंद्र बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नोट संपूर्ण देश में स्वीकार किए जाते हैं। याद रखिएगा, संसार का प्रत्येक देश में एक एक केंद्र बैंक होता है, प्रत्येक देश में, खाली यूएसए को छोड़कर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए को छोड़कर यूएसए में 12 केंद्र बैंक है, 12 सेंट्रल बैंक, जबकि प्रत्येक देश में एक एक सेंट्रल बैंक है, एक एक केंद्र बैंक है। ठीक है, और वही केंद्र बैंक को ही मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त है, और केंद्र बैंक जो मुद्रा जारी करेगा वो संपूर्ण देश में स्वीकार किया जाएगा, यानी चलेगा, कोई उसको इनकार नहीं कर सकता है लेने से। ठीक है, आगे देखिए, आगे है भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार केवल आरबीआई के पास है। याद रखिएगा, भारत में केवल आरबीआई ही पैसा छाप सकता है, मुद्रा जारी कर सकता है। सिर्फ 1 रुपये के नोट को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, याद रखिएगा इसको, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी सभी तरह के नोटों को जारी करने का काम आरबीआई ही करते हैं। याद रखिएगा, जब सिक्का के बाद ना नोट छापने शुरू हुआ था तो पहला 1 रुपया का नोट को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय ही जारी किया था, तो तब से 1 रुपया के नोट को भारत सरकार का जो वित्त मंत्री है वो जारी करता है, और 1 रुपया का नोट में साइन रहेगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। ठीक है, वित्त मंत्रालय के सचिव का। बोलेगा जारी कौन करेगा 1 रुपया का नोट? तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। 1 रुपया के नोट में साइन किसका रहेगा? तो वित्त मंत्रालय का सचिव का। ठीक, बाकी सभी तरह के नोट को जारी करता है आरबीआई। तो बोलेगा 100 रुपया का नोट, 500 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट जारी करता है आरबीआई, और साइन रहे किसका? तो आरबीआई के गवर्नर का। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे पढ़िए, बी पढ़िए, बी यानी दूसरा कार्य देखिए। दूसरा कार्य क्या है? सरकार का बैंकर है आरबीआई, सलाहकार है एवं वित्त या परामर्शदाता है। कौन? आरबीआई, यानी सेंट्रल बैंक, केंद्र बैंक। ठीक है, सरकार का बैंकर मतलब सरकार का सभी आय व्यय का हिसाब रखेगा। जैसे जनता का बैंक कौन है? व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, जैसे आपका हो गया इंडियन बैंक माने इलाहाबाद बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये क्या है? जनता का बैंक है। तो जनता का कितना जमा किया, कितना निकासी किया, उसका हिसाब रखेगा, कितना लोन लिया। उसी तरह से सरकार का बैंकर सरकार का आय व्यय का, सरकार का खाता का हिसाब रखने वाला, कितना आ रहा है कितना जा रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे बैंकर। सलाहकार है, कभी कभी सरकार को देगा सलाह कि देश में महंगाई कैसे कंट्रोल होगा, देश के लोगों को कैसे आय रोजगार मिलेगा। और वित्त या परामर्शदाता, ठीक है, मतलब एडवाइस देगा भविष्य के लिए। देखिए, आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकारों का बैंक होता है। सही बात है कि आरबीआई जो है केंद्र बैंक, ये केंद्र एवं राज्य सरकार मतलब पीएम और सीएम का बैंक होता है, यानी सभी सरकारी खाते के नगद कोष, जो नगद राशि है, आरबीआई के पास जमा होते हैं। आरबीआई सरकार के संपूर्ण लेन देन का हिसाब रखता है और सरकारी खाते से सरकार के सभी खर्चों का भुगतान करता है। सरकार का जो खर्च है तो सरकार का खाता आरबीआई के पास है, वो सबका भुगतान करता है, और जो पैसा मिलता है देश से मिलेगा, सरकार को आय प्राप्त होगा, वो जमा रखता है। आगे देखिए, साथ ही सरकार को जरूरत पड़ने पर रकम उधार भी देता है। जब सरकार को पैसा का जरूरत पड़ेगा एक्स्ट्रा तो वह आरबीआई से ऋण लेता है, यानी आरबीआई सरकार को ऋण देता है। आरबीआई सरकार के आर्थिक और मौद्रिक मामलों पर सलाह भी देती है। क्या बोला? आरबीआई जो है वो सरकार का जो आर्थिक और मौद्रिक मामलों पर सलाह भी देती है, माना आय रोजगार को लेकर, मुद्रा को लेकर एडवाइस देगा। एडवाइस
क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे महंगाई को लेकर, आय रोजगार को लेकर, इस प्रकार केंद्र बैंक सरकार का बैंकर है, एजेंट है एवं सलाहकार के रूप में कार्य करती है। कोई दिक्कत? एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा तोड़ तोड़ के समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िएगा एकदम पूरा एग्जाम तक याद रहेगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए। देखिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट देखिए, सी नंबर है, बैंकों का बैंक। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, यानी केंद्र बैंक बैंकों का बैंक है। देश में जितना जनता का बैंक, व्यापारिक बैंक है, उन सभी बैंकों का प्रधान बैंक, सर्वोच्च बैंक होता है केंद्र बैंक, यानी भारत में आरबीआई। पढ़िए, केंद्र बैंक देश के अन्य सभी व्यापारिक बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करती है। बैंकर मतलब सभी व्यापारिक बैंक का कंट्रोल केंद्र बैंक के हाथ में है। सभी व्यापारिक बैंकों का जो हिसाब किताब है वो केंद्र बैंक के पास रिकॉर्ड रहता है, बैंकर हो गया। अर्थात केंद्र बैंक का अन्य सभी व्यापारिक बैंकों के साथ वही संबंध है जो एक व्यापारिक बैंक का अपने ग्राहकों यानी आम जनता के साथ होता है। समझिए, व्यापारिक बैंक यानी जनता का बैंक, तो व्यापारिक बैंक यानी एसबीआई का अपने ग्राहक के साथ जो रिलेशन है उसी तरह का रिलेशन होता है केंद्र बैंक का व्यापारिक बैंक के साथ। यानी व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक का ग्राहक हुआ और हम लोग आम जनता व्यापारिक बैंक का ग्राहक हुए। वही तो बोला ना कि केंद्र बैंक का व्यापारिक बैंक के साथ वही रिलेशन है जिस तरह का व्यापारिक बैंक का अपने आम जनता अपने ग्राहक के साथ होता है। ठीक है, यानी केंद्र बैंक का ग्राहक व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक का ग्राहक आम जनता यानी हम लोग। ठीक है, देखिए भारत में आरबीआई देश के सभी व्यापारिक बैंकों के कार्यों का नियंत्रण करती है, यानी आरबीआई सभी व्यापारिक बैंकों का एक प्रमुख यानी प्रधान बैंक यानी हेड बैंक होता है, सर्वोच्च बैंक। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए बोलते हैं ना बैंकों का बैंक है, सभी देश के व्यापारिक बैंकों का हेड बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक। ठीक है, आगे देखिए, आगे पढ़िए। देखिए आगे है डी, देखिए डी देखिए, अंतिम ऋणदाता। क्या बोले? अंतिम ऋणदाता। पढ़िए, केंद्र बैंक देश के अन्य सभी व्यापारिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करती है। अर्थात जब किसी व्यापारिक बैंक को किसी वित्तीय संकट के दौरान, वित्तीय संकट मतलब पैसा का संकट, वित्त मैंने क्या, भविष्य में जब पैसा का संकट होगा उसके दौरान कहीं से भी ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वह केंद्र बैंक से अंतिम सहारे के रूप में ऋण की मांग करता है। देखिए, जब हम लोग को ऋण का जरूरत पड़ता है तो जाते हैं व्यापारिक बैंक के पास, एसबीआई के पास, इलाहाबाद बैंक के पास, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के पास। तो जब जिस बैंक में खाता खोले हैं हम वह ऋण लेने गए, अब वो देखेगा कि मेरे पास ऋण का पैसा है कि नहीं, जितना हम डिमांड कर रहे हैं, जितना हम चाह रहे हैं, 2 लाख 5 लाख की 20 लाख। ठीक है, यदि नहीं है तो पहले वो अपना पड़ोसी बैंक को फोन करेगा, यानी अलग ब्रांच, जो उसका अपना अलग ब्रांच, अलग दोस्त है पड़ोसी बैंक, उसको फोन करेगा। वहां से नहीं होगा तो दूसरा बैंक को करेगा, वहां से नहीं होगा तब अंतिम सहारे के रूप में आरबीआई यानी केंद्र बैंक से ऋण की डिमांड करता है। इसीलिए बोलते हैं केंद्र बैंक को अंतिम ऋणदाता, यानी अंतिम ऋण देने वाला वही है। कौन? केंद्र बैंक, भारत में आरबीआई। ठीक है, आगे चलिए। देखिए अगला पॉइंट है, देखिए अगला है क्या, ई। देखिए ई नंबर, साख नियंत्रण। सबसे इंपोर्टेंट नहीं है, साख नियंत्रण सबसे इंपोर्टेंट है ये। साख मतलब क्या होता है? ऋण। साख मतलब क्या होता है? ऋण। और नियंत्रण मतलब क्या होता है? कंट्रोल। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल। तो ऋण का कंट्रोल करता है कौन? केंद्र बैंक यानी आरबीआई, उसी को बोलेंगे साख नियंत्रण, ऋण का कंट्रोल। देखिए कैसे, बढ़िया समझिएगा। देखिए केंद्र बैंक यदि अधिक ऋण देगा व्यापारिक बैंक को तो व्यापारिक बैंक भी जनता को बेसी ऋण दे पाएगा, और जब जनता के पास बेसी ऋण आएगा तो निवेश बढ़ेगा, आय रोजगार बढ़ेगा। तो जनता का जब कमाई ज्यादा होगा तो उसके पास पैसा अधिक आने से बाजार में वस्तु का डिमांड ज्यादा करेगा। यदि बाजार में वस्तु का डिमांड हम लोग अधिक कर देंगे और उतना सप्लाई नहीं है तो बाजार में महंगाई बढ़ जाएगा, वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, जो देश के लिए ठीक नहीं है। आगे चलिए, देखिए इसका उल्टा बात क्या है। जब केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को ऋण कम देगा तो व्यापारिक बैंक भी जनता को ऋण कम दे पाएगा। जब जनता के पास ऋण कम आएगा तो निवेश कम कर पाएगा, आय रोजगार कम होगा। जब जनता की कमाई कम होगा तो वह उसके पास पैसा कम आएगा तो वह बाजार में वस्तु का डिमांड कम कर पाएगा, और जब वस्तु कम खरीदेगा तो वस्तु सस्ता हो जाएगा। यानी जब हम लोग वस्तु कम खरीदते हैं, डिमांड कम करते हैं और सप्लाई अधिक रहता है तो दुकानदार को अधिक बेचने के लिए दाम घटाना पड़ता है, तो मंदी आ गया। दाम सस्ता होना मतलब बाजार मंदी है, बाजार में मंदी है, और दाम तेजी हो जाना मतलब महंगाई है। तो यही तेजी को और मंदी को साख का नियंत्रण करके, ऋण का कंट्रोल करके केंद्र बैंक देश को चलाता है। समझे? पढ़िए,
केंद्रीय बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी यानी ऋण संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करना है। यानी केंद्र बैंक साख मुद्रा माने ऋण मुद्रा को एक निश्चित सीमाओं पर रखने का प्रयास करती है ताकि अर्थव्यवस्था नियंत्रण में रहे यानी कंट्रोल में रहे। यानी अर्थव्यवस्था में न तेजी आए न मंदी आए, ठीक है, न वस्तु का दाम बहुत सस्ता हो जाए न बहुत महंगा हो जाए, मैंने एक लेवल में रहे, संतुलन में रहे, ठीक है, कंट्रोल में रहे। पूरा देश में आय रोजगार बिजनेस व्यापार महंगाई ये सब कंट्रोल में रहे, पूरा देश एक संतुलन में चले, हो गया। तो केंद्र बैंक का कार्य क्या किया है? पहला नोट जारी करना, दूसरा सरकार का सलाहकार एजेंट वित्तीय परामर्शदाता बैंकर, तीसरा बैंकों का बैंक, चौथा अंतिम ऋणदाता, पांचवा साख नियंत्रण। हो गया केंद्र बैंक कंप्लीट। बोलिए कोई दिक्कत है? एक जरा भी दिक्कत नहीं होगा आपको, तो बढ़िया से देखिए आपको ऑब्जेक्टिव भी और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसका दूसरा भाई है। भाई कौन है? देखिए हम लोग अगला पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक क्या है, मतलब कमर्शियल बैंक क्या है। व्यापारिक बैंकों के कार्यों का वर्णन करें, ठीक है, ये आएगा 5 मार्क्स में, जैक 2026 एकदम। व्यापारिक बैंक क्या है? व्यापारिक बैंक का कार्य। और केंद्र बैंक क्या है? केंद्र बैंक का कार्य। दोनों पढ़ लीजिए, एक ठो आएगा, एकदम आएगा ही, एकदम इस साल इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका 26 के लिए, समझे। पढ़िए व्यापारिक बैंक मतलब कमर्शियल बैंक, जनता का बैंक। व्यापारिक बैंकों के कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देना है व्यापारिक बैंक क्या है, जनता का बैंक। तो सिंपल है, व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा अंग है जो केंद्र बैंक के अधीन काम करता है। यानी केंद्र बैंक का जो रूल रेगुलेशन है उसी के अंदर में सभी व्यापारिक बैंक को, जो जनता का बैंक होता है, उसको कार्य करना पड़ता है। तो व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक का एक छोटा सा पार्ट होता है जो केंद्र बैंक के अधीन कार्य करती है। व्यापारिक बैंक जनता का बैंक होता है जिसमें वह जनता से धन जमा लेती है और उसे ऋण सुविधाएं प्रदान करती है। देखो व्यापारिक बैंक ना लाभ कमाने वाला बैंक होता है। कैसे? जब वह जनता का पैसा जमा रखता है तो ब्याज उसको कम देता है, और जब बैंक से कोई जनता लेता है ऋण तो बैंक उससे अधिक ब्याज लेता है। यही तो काम है। तो ये क्या हो गया? ये व्यवसाय कर रहा है, ये मुद्रा का व्यवसाय कर रहा है, ये लाभ कमाने वाला बैंक है। जब बैंक में जमा रखेंगे पैसा तो ब्याज कम मिलेगा, और जब बैंक से लोन लेंगे तो ब्याज बैंक अधिक लेगा। ये क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है, समाज सेवा नहीं, लाभ कमा रहा है, ये मुद्रा का व्यवसाय कर रहा है। हो गया। पढ़िए व्यापारी बैंक, पहले हेडिंग देना, हेडिंग देख लीजिए, पहले आपको हेडिंग देना है। वह बैंक जो देश के केंद्र बैंक का एक छोटा सा अंग होता है और जो केंद्र बैंक के अधीन बने उसके अंडर में कार्य करती है, उसके नियम रूल रेगुलेशन के अंदर, उसे व्यापारिक बैंक कहा जाता है। दूसरी ओर वह बैंक जिसका ग्राहक देश के आम जनता होती है और लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा का व्यवसाय करती है, जिसमें वह ग्राहक से धन जमा लेती है और ऋण सुविधाएं आदि प्रदान करती है, व्यापारिक बैंक कहलाती है। हो गया व्यापारिक बैंक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जनता का बैंक है, लाभ कमाने वाला बैंक है, मुद्रा का व्यवसाय करता है, जनता से धन जमा लेता है, ऋण देता है, यही तो है, ठीक है। आगे देखिए व्यापारिक बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं, ठीक है। व्यापारिक बैंक का देखिए फंक्शन यानी कार्य समझिए, कार्य। पहला देखिए ए नंबर है प्राथमिक कार्य माने प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। व्यापारिक बैंक का पहला है क्या? प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन। देखिए ए नंबर है, ए नंबर। तो प्राथमिक कार्य में पहला है, यानी प्राथमिक माने क्या? प्राथमिक कार्य मतलब मूल कार्य यानी आवश्यक कार्य माने इंपॉर्टेंट कार्य। तो पहला क्या है? देखिए पहला देखिए एक नंबर है जमा स्वीकार करना, सही बात है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी जमा को स्वीकार करना। डिपॉजिट हम लोग करते हैं, डिपॉजिट मतलब बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है। व्यावसायिक बैंकों का पहला महत्वपूर्ण कार्य जनता से जमाएं स्वीकार करना होता है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं निम्नलिखित, याद रखिएगा कि व्यापारिक बैंक यानी व्यावसायिक बैंक, उसी का नाम है वाणिज्यिक बैंक, जिसका पहला काम है जनता से जमा स्वीकार करना, तब ना फिर ऋण दे पाएगा अलग किसी को, दूसरा तीसरा आदमी को। तो व्यावसायिक बैंक बोल रहा है निम्नलिखित 4 तरह से जमा लेता है पैसा को जनता से, ठीक है। पहला क्या है? देखिए पहला है चालू जमा, क्या है? करंट डिपॉजिट यानी चालू जमा। बोलिए करंट डिपॉजिट क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में क्या? सीडी। क्या बोलते हैं? सीडी। देखिए चालू जमा करंट डिपॉजिट, तो चालू खाते की जमाएं चालू जमाएं कहलाती है। चालू खाता वह खाता होता है जिसमें जमा की गई रकम जब चाहे तब निकाली जा सकती है।
इसमें आवश्यकता अनुसार कई बार रुपया निकालने की सुविधा रहती है, इसलिए बैंक ऐसे खाते के धनराशि को प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए बैंक ऐसा खाता में बिल्कुल ब्याज नहीं देता है। ऐसा खाता व्यापारी के लिए होता है जो बैंक बार बार जाता है, जिसको बैंक से पैसा कभी जमा करना, निकासी करना, बार बार निकालने का, जमा करने का जरूरत पड़ता है। व्यवसायी, व्यापारी, ठेकेदार, ठीक है। तो समझिए बढ़िया से, चालू जमा मतलब चालू खाता में जो पैसा जमा करेंगे उसको बोलेंगे चालू जमा, करंट डिपॉजिट। ये होता है व्यापारी के लिए, जो बैंक बार बार जाएगा, कोई सामान बेचा, पैसा आया, रख दिया बैंक में सुरक्षा के लिए, फिर का सामान खरीदा, निकाल के फिर दे दिया, जिसके पास खरीदा है उसको दे दिया पैसा। यानी व्यापारी लोग करता है इसका यूज ज्यादा, जिसको बार बार बैंक से पैसा जमा करने का, निकासी करने का जरूरत पड़ता है। तो बैंक ऐसा खाता का पैसा प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं होता है, प्रयोग नहीं करता है। और जब बैंक आपका खाता का पैसा प्रयोग नहीं करेगा, आपको बैंक ब्याज बिल्कुल भी नहीं देगा। तो चालू खाता में, चालू जमा में बैंक बिल्कुल भी ब्याज नहीं देती है, ब्याज मिलेगा जीरो। क्या मिलेगा? ब्याज जीरो मिलेगा, जीरो। समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। इसमें आप कितनों बार भी पैसा जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। इसमें पैसा निकालने का लिमिट नहीं रहता है, कितनों बार कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका पैन कार्ड बन गया है तो कितना भी आप कर सकते हैं, जितना है सब कर सकते हैं, ठीक है। उससे अधिक भी कर सकते हैं। चालू खाता में देखिए, चालू खाता का जो होता है ग्राहक ना, जो होता है जनता, वो बैंक बार बार आता जाता है। व्यापारी है, दुकानदार है, ठेकेदार है, तो बैंक बार बार आ रहा है, जा रहा है, तो बैंक उसको पहचान लेता है। तो चालू खाता में मिलता है एक सुविधा, उसका नाम है ओवरड्राफ्ट, उसको बोलेंगे हिंदी में अधिविकर्ष। तो जब बैंक उसको लेता है पहचान ना, तो बैंक चालू खाता के ग्राहक को देता है एक सुविधा, उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष। किसे कहते हैं? चालू खाता के ग्राहक को अपनी खाते में जमा राशि से कुछ अतिरिक्त राशि भी निकासी करने की सुविधा बैंक द्वारा मिलती है, उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष कहते हैं। निकाली गई अतिरिक्त राशि के लिए बैंक को देना पड़ता है ब्याज, ठीक है। यानी ग्राहक द्वारा बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। चलिए आगे है, देखिए बी है बचत जमा यानी सेविंग डिपॉजिट। ये हो गया हम लोग के लिए। देखिएगा सबका घर का खाता है सेविंग बचत खाता, यानी बचत बैंक पासबुक, अगर पासबुक मिला होगा। देखिए सबका जनरली क्या है? सेविंग एक खाता है, सेविंग अकाउंट है, माने बचत खाता है। देखिए बचत खाते की जमाएं बचत जमाएं कहलाती है। ऐसा खाता उन लोगों के लिए होता है जिनकी बचत छोटी होती है, माने गरीब लोग है, मिडिल लोग है, जिसको बार बार रुपया निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें आप रुपया निकाल सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक, बार बार नहीं, लिमिट क्रॉस नहीं, ठीक है। क्योंकि इसका नाम है बचत खाता। तो पैसा बचा बचा के जमा कीजिए, जरूरत पड़ रहा है निकालिए, लेकिन एक लिमिट तक, अनलिमिटेड नहीं, ज्यादा बार नहीं। इसमें रुपया निकालने का एक लिमिट रहता है, ठीक है। ऐसा खाता होता है आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, मिडिल लोगों के लिए। इसमें ब्याज की दर कम रहता है, ठीक है। इसमें ब्याज मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो आपको इसमें ब्याज क्या मिलेगा? कम मिलेगा। सबसे कम बोल सकते हैं, सबसे कम ब्याज मिलेगा इसी में, ठीक है। आगे देखिए सी नंबर क्या है? सावधि जमा। सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड। आप नाम सुने होंगे एफडी, इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे एसडी, ठीक है। तो एफडी नाम सुने हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसको बोलेंगे सावधि जमा। देखिए नाम ही तो है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि ग्राहक के पास जब पैसा रहता है एक्स्ट्रा, 1, 2 लाख, 5 लाख एक्स्ट्रा पैसा है, कोई जरूरत नहीं है, तो बैंक बोलता है कि तुमको इस तरह हम ब्याज कम दे पा रहे हैं क्योंकि तुम कब आएगा निकाल के ले जाएगा, इसलिए बैंक तुम्हारा पैसा को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा है। तेरे पास पैसा एक्स्ट्रा है लेकिन बैंक यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि तुम एफडी नहीं रखे हो। तो बैंक बोलेगा जब पैसा का तुमको जरूरत नहीं है और तेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो एफडी कर दो। तो क्या करेगा आदमी? न्यूनतम 46 दिन मतलब 1.5 महीना और अधिकतम 3 साल, 5 साल, 1.5 साल के लिए करता है एफडी। एफडी माने एक दिन में फिक्स, एक दिन में एक बार में ही 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख हम फिक्स कर दिए। जब पैसा फिक्स कीजिएगा ना एफडी में, सावधि जमा खाता में, तो आपको एक मिलेगा जमा रसीद। उस जमा रसीद में ना पैसा कितना जमा किए, कब मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कुल राशि कितना मिलेगा, सब लिखा रहता है, ठीक है एफडी में। और एफडी होता है अपरिवर्तन, माने चेंज नहीं होगा। एक बार जब पैसा फिक्स हो गया तो चेंज नहीं होगा। एक निश्चित समय अवधि पूरा होने के बाद ही आपको ब्याज सहित मुद्रा वापस मिल जाएगा। इसमें ब्याज सबसे अधिक मिलता है क्योंकि बैंक को एक ही दिन में 1, 2 लाख, 5 लाख पैसा तुमसे मिल गया, तो बैंक के पास पूंजी बढ़ गया, 1, 2 लाख, 5 लाख पूंजी आ गया ना, तो किसी व्यक्ति को, व्यापारी को, कंपनी को, ठेकेदार को लोन दे देगा। तो इसलिए इसमें ब्याज सबसे अधिक देता है बैंक। तो सबसे अधिक ब्याज इसमें है,
सबसे अधिक ब्याज मिलेगा आपको इसमें, सबसे अधिक मिलेगा, ठीक है, सबसे अधिक आपको ब्याज मिलेगा। आगे देखिए, आगे डी नंबर आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट, नाम सुनेंगे आप लोग आरडी, क्या बोलते हैं इसको, आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट यानी इसको बोलेंगे आवर्ती जमा। देखिए आवर्ती में क्या होता है, दोहराना, आवर्ती का अर्थ क्या होता है, दोहराना। तो ये ना एफडी के तरह ही है, लेकिन एफडी में पैसा एक ही बार में आज फिक्स हो गया 2 साल 5 साल के लिए, और आवर्ती जमा में क्या होता है कि महीना महीना फिक्स होगा, यानी आपको महीना महीना पैसा देना होगा, दोहराना होगा। देखिए आवर्ती का अर्थ क्या है, दोहराना, ठीक है। तो दोहराना मैंने क्या, आपको महीना महीना पैसा देना होगा, जैसे कोई करता है 5,000 रुपया महीना, कोई करेगा 10,000 रुपया महीना, कोई करता है 20,000 रुपया महीना, ठीक है, इस तरह से। तो आवर्ती जमा जो है एफडी का एक प्रकार है, एफडी में पैसा एक ही बार में फिक्स होता है, और आरडी पैसा तोड़ तोड़ के महीना महीना फिक्स होता है। आवर्ती जमा में क्या होता है, यानी रिकरिंग डिपॉजिट आरडी में, कि विशेष परिस्थितियों में आप बैंक से पैसा ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, जैसे घर में आग लग गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, कैंसर हो गया, तो उस परिस्थिति में यानी विशेष परिस्थिति में आप आरडी में पैसा बैंक से निकाल के अपना काम कर सकते हैं। आपको 3 महीना के अंदर उस पैसा को जमा करना होगा, लेकिन एफडी में नहीं होगा, आपको एफडी तोड़ना पड़ता है, एफडी चेंज नहीं होता है, एफडी में कोई मतलब कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन आरडी में क्या है, आपको जरूरत पड़ने पर आप पैसा निकाल के अपना काम कर लीजिए, फिर जमा कर दीजिए, ठीक है, महीना महीना चलते रहता है, ठीक है। यदि आरडी में आपका 1-2 महीना लेट भी होगा तो कुछ फाइन लगता है, लेकिन काम चल जाएगा। एफडी में नहीं, एफडी में एक ही बार में पैसा फिक्स होता है। आप समझिए आरडी में ब्याज क्या होगा, तो आरडी में ब्याज एफडी से थोड़ा कम मिलेगा, यानी एफडी से कम मिलेगा ब्याज, ठीक है, आपको एफडी से ब्याज इसमें कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एफडी पैसा एक बार में फिक्स हो गया और आरडी में पैसा महीना महीना फिक्स हो रहा है ना, इसीलिए तो सरकार, तो बैंक के पास पैसा इसमें एक बार में आ गया, इसमें महीना महीना आएगा, तो कम पैसा आ रहा है ना, इसमें पैसा अधिक एक बार में आ गया। तो सबसे अधिक ब्याज सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट एफडी में, उससे कम ब्याज आरडी में, सबसे कम ब्याज एसडी यानी सबसे कम ब्याज किसमें, बचत जमा यानी सेविंग डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में। अब बोलेगा जीरो ब्याज, बिल्कुल ब्याज नहीं, तो चालू खाता में, चालू जमा में, क्योंकि चालू खाता का पैसा बैंक यूज ही नहीं करता है। व्यापारी जो दुकानदार होता है, बिजनेसमैन, वो जब मन तब आके पैसा निकाल के चल जाता है, कितनों बार निकाल सकता है, ठीक है। चलिए हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए 2 नंबर है ऋण प्रदान करना, यानी व्यापारिक बैंक का दूसरा प्राथमिक कार्य क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, तो ऋण प्रदान करना, यानी क्या बोलता है, ग्रांटिंग लोन, लोन देना, ऋण देना, कर्ज। व्यावसायिक बैंकों का दूसरा प्रमुख कार्य लोगों को ऋण देना है, यानी बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है, उसमें से एक निश्चित राशि को सुरक्षित नगद कोष में दैनिक लेन देन के लिए, ठीक है, कैशियर के पास सुरक्षित नगद कोष मैंने क्या, दैनिक लेन देन के लिए थोड़ा सा कैश रख लेता है बैंक, और बाकी पैसा क्या करता है, नगद कोष में रखते हुए शेष राशि को दूसरे तीसरे व्यक्तियों को ऋण के रूप में दे देता है। व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित प्रकार के ऋण देते हैं, क्या क्या देता है, देखिए पहला है ए नंबर, नगद साख, कैश क्रेडिट मतलब डायरेक्ट कैश, आप डायरेक्ट कैश लोन ले सकते हैं, इलाज के लिए, बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए, ठीक है, इस तरह ले सकते हैं। आगे है देखिए दूसरा क्या है, बी नंबर, अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट, क्या है, ओवरड्राफ्ट। तो अभी हम बोले ओवरड्राफ्ट यानी अधिविकर्ष क्या होता है, तो चालू खाता के ग्राहक को अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की भी सुविधा बैंक देती है, क्योंकि वो बैंक का पुराना कस्टमर बन गया, वो बैंक बार बार जाता है, तो बैंक उसको पहचान लेता है, तो उसका परिचय से ही बैंक चालू खाता में ओवरड्राफ्ट की देती है सुविधा, कि आपका जितना पैसा जमा है खाता में उससे थोड़ा अधिक राशि भी निकासी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, क्योंकि आप बिजनेसमैन है, व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको कभी भी जरूरत पड़ सकता है, तो एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। अब वो ग्राहक बैंक से कितना एक्स्ट्रा निकालेगा, तो वो बैंक उसका खाता में एक लिमिट सेट कर देगा, लिमिट कि आप 50,000 या 1 लाख 2 लाख एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। वो जिस तरह से बैंक से मेरा संबंध रहेगा, लेन देन रहेगा, उस तरह बैंक आपको निकालने का लिमिट सेट कर देगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा दोस्त को देते हैं वाईफाई, हॉटस्पॉट से क्या करते हैं, वाईफाई देते हैं, तो क्या बोलता है, हॉटस्पॉट से कितना वाईफाई में एमबी जाएगा ये हम पे डिपेंड करता है, तो हम लोग सेट कर देते हैं 50 एमबी जाएगा कि 100 एमबी जाएगा कि 200 एमबी जाएगा,
उस तरह क्या करते हैं वो लोग हॉटस्पॉट में सेट कर देते हैं, उस तरह से एमबी जाता है वाईफाई के द्वारा। ठीक उसी तरह से बैंक भी लिमिट सेट करता है कि ओवरड्राफ्ट से कितना राशि आप एक्स्ट्रा निकासी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखिए आगे क्या है, आगे है सी ऋण एवं अग्रिम लोन एंड एडवांस। देखिए कोई लोन में कार खरीदता है, कोई लोन लेता है एजुकेशन लोन, हेल्थ लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, मतलब कोई लेता है घर बनाने के लिए, कोई कार खरीदने के लिए, कोई सोना खरीदने के लिए, कोई पढ़ाई के लिए। ठीक है, कोई लेता है इलाज के लिए, तो हो गया लोन ऋण। और नगद साख क्या है, डायरेक्ट कैश, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, दुकान के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट कैश है, ओवरड्राफ्ट है और लोन भी है, कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, ये सब बैंक से हम ले सकते हैं। तो 3 तरह का बैंक से हम ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। क्लियर है, आगे चलिए आगे देखिए तीसरा प्रमुख काम है, तीसरा प्राथमिक कार्य क्या है, देखिए तीसरा है साख निर्माण, मतलब ऋण का निर्माण। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन, याद रखिएगा क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण। थोड़ा ध्यान दीजिए, बोलेगा साख नियंत्रण तो केंद्र बैंक सेंट्रल बैंक, और साख निर्माण तो व्यापारिक बैंक कमर्शियल बैंक। समझिए, अच्छा बोलिए ऋण का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, केंद्र बैंक के हाथ में। केंद्र बैंक जिस तरह ऋण छोड़ेगा व्यापारिक बैंक को ऋण देगा, उसी तरह व्यापारिक बैंक जनता को ऋण दे पाएगा। यदि केंद्र बैंक अधिक ऋण छोड़ेगा, व्यापारिक बैंक भी जनता को अधिक ऋण दे पाएगा, और केंद्र बैंक कम ऋण छोड़ेगा तो व्यापारिक बैंक भी जनता को कम ऋण दे पाएगा। तो व्यापारिक बैंक कितना ऋण दे पाएगा, तो ऋण का कंट्रोल केंद्र बैंक सेंट्रल बैंक के हाथ में है, उसको बोलेंगे साख नियंत्रण। लेकिन व्यापारिक बैंक किसको ऋण देगा, कितना देगा, तो ये डिपेंड करता है व्यापारिक बैंक पे कि कौन जनता को कितना ऋण देगा, कितना कम देगा, अधिक देगा। तो साख निर्माण मतलब ऋण किसको देगा, कितना देगा, वो डिपेंड करेगा व्यापारिक बैंक पे। लेकिन उसका ऋण देने का क्षमता कितना होगा, वो कितना ऋण दे सकता है, वो डिपेंड करेगा ऊपर वाला केंद्र बैंक सेंट्रल बैंक पे। तो साख नियंत्रण, ऋण का कंट्रोल केंद्र बैंक सेंट्रल बैंक, और ऋण का निर्माण, ऋण का सृजन, साख सृजन व्यापारिक बैंक। क्लियर हुआ, पढ़िए वर्तमान समय में साख निर्माण व्यावसायिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य बन गया है। बैंक जनता से प्राथमिक जमाएं राशि प्राप्त करते हैं और उससे साख यानी ऋण का सृजन ऋण का निर्माण करते हैं, दूसरे तीसरे लोगों को ऋण देते हैं। याद रखिएगा केंद्र बैंक का इंपॉर्टेंट काम साख नियंत्रण, क्रेडिट का कंट्रोल, और व्यापारिक बैंक का इंपॉर्टेंट काम साख निर्माण या साख सृजन। ठीक है, साख सृजन माने क्रेडिट का क्रिएशन। याद रखिएगा, ठीक है, ऋण देने का जो क्षमता है, पावर है, वो केंद्र बैंक के हाथ में है, कंट्रोल। और किसको ऋण देगा, कितना ऋण देगा व्यापारिक बैंक, कौन जनता कितना देगा, कौन व्यापारिक ठेकेदार कितना देगा, वो डिपेंड करता है खुद पे यानी व्यापारिक बैंक पे। तो ऋण का निर्माण, ऋण का सृजन, साख सृजन व्यापारिक बैंक, और ऋण का कंट्रोल साख नियंत्रण केंद्र बैंक। क्लियर है, आगे चलिए आगे देखेंगे देखिए बी नंबर देखिए द्वितीयक कार्य या गौण कार्य, उसको बोलेंगे सेकेंडरी फंक्शन। देखिए प्राथमिक कार्य के अतिरिक्त जो कार्य बच गया उसको बोलेंगे द्वितीयक कार्य यानी गौण कार्य, सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, तो पहला क्या है, जनता के एजेंट के रूप में कार्य करना। व्यापारिक बैंक क्या है, जनता का बैंक है, जनता का एजेंट है, जनता खाता खोलता है, जमा निकासी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, चेक ड्राफ्ट इत्यादि की सुविधा प्रदान करता है जनता के लिए व्यापारिक बैंक। तो जनता का एजेंट कौन हुआ, व्यापारिक बैंक हुआ ना। आगे देखिए दूसरा है लॉकर की सुविधा प्रदान करना। बोलिए लॉकर क्या होता है, लॉकर क्या होता है, लॉकर बैंक जाइएगा ना, बैंक देखिएगा बड़ा बड़ा बक्सा, बॉक्स देखिएगा, तो वही जो बड़ा बड़ा बक्सा है, बॉक्स है, उसी को लॉकर कहते हैं। ठीक है, देखिए लॉकर इस तरह का होता है, इस तरह का लॉकर होता है। यहाँ रहेगा एक ताला, उसका रहेगा एक चाबी, यहाँ रहेगा एक ताला, उसका रहेगा एक चाबी। ठीक है, लॉकर में क्या है कि आप कोई भी घर का बहुमूल्य सामान, सोना चांदी हीरा मोती पैसा, कोई भी चीज आपको घर में रखने में डर लग रहा है, आपका बहुमूल्य है, कीमती सामान है, तो आप बैंक का लॉकर में यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुरक्षित सामान को रख दीजिए, यहाँ पर एक लॉक रहेगा, यहाँ पर एक लॉक रहेगा, एक लॉक का चाबी रहेगा आपके पास, एक लॉक का चाबी रहेगा बैंक के पास। ठीक है, और कागज बनेगा 3 ठो, एक रहेगा कागज इस सामान के साथ, एक रहेगा आपको दे देगा बैंक, और एक बैंक खुद रखेगा। जब भी आपको सामान निकालना रहेगा तो कागज बैंक मिलाएगा कि कितना नंबर लॉकर में आपका सामान है, क्या सामान है, तो पहले आपका चाबी से यहाँ खोल देगा, फिर बैंक यहाँ खोल देगा, फिर सामान निकल जाएगा। तो दोनों चाबी
जिस दिन लगेगा उस दिन ही लॉकर खुलेगा, क्योंकि एक आपके पास है, एक बैंक के पास है। आप अकेले भी नहीं कर सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं, बैंक भी अकेले नहीं खोल सकते हैं, दोनों का चाबी मिलेगा तब लॉकर खुलेगा। तो लॉकर में आप कीमती सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए बैंक को देना पड़ेगा भाड़ा, ऐसे नहीं होगा, तब तो कोई भी रख देगा, तब तो कोई व्यक्ति जाएगा बोलेगा रखो रखो मेरा वाला, ऐसा नहीं होता है। देखिए आगे है डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करना। देखिए डेबिट कार्ड हो गया आपका एटीएम कार्ड, और ये हो गया आपका क्रेडिट कार्ड। देखिए तो डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड, जिसे क्या करते हैं खाते में जमा राशि को ही निकालते हैं, बिना बैंक गए एटीएम मशीन से निकाल लिए। तो डेबिट कार्ड क्या है, खाता में जितना पैसा है आप उसी के अंदर काम कर सकते हैं। अब बात है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, यदि खाता में आपका पैसा नहीं भी है, जीरो हो गया या कम पैसा है, तो आप उससे अधिक पैसा निकालकर ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड में खाता में जमा राशि ही निकलेगा, उससे अधिक नहीं। यदि खाता में जमा राशि नहीं है तो एटीएम कार्ड में डेबिट कार्ड कोई काम का नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होगा, यदि खाता में पैसा कम है या जीरो है मतलब नहीं है, तब पर भी आप ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ट्रांसफर लेन देन कर सकते हैं। अब कितना एक्स्ट्रा कीजिएगा वो बैंक लिमिट सेट करके आपका खाता में पहले से रख देगा, अब उतना एक्स्ट्रा लेन देन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर लेन देन कर सकते हैं। समझे? आगे चलिए, आगे देखिए चौथा है कि चेक एवं ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करना। देखिए चेक में क्या होता है कि खाते में जमा राशि को ही आप चेक द्वारा निकासी कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चेक द्वारा। और ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि चालू खाता का जो ग्राहक है उसमें जमा राशि से अधिक राशि भी निकाल सकता है, और अधिक राशि निकाल के अपना काम कर सकता है। कितना एक्स्ट्रा निकालेगा वो बैंक लिमिट सेट करेगा आपका खाता में। ठीक है, तो चेक में निकलेगा, डेबिट कार्ड में निकलेगा, आपके खाता का ही जमा राशि, आपके खाता में ही जितना जमा राशि है उसी के अंदर निकलेगा। ठीक है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है या ओवरड्राफ्ट है, खाते में जमा राशि से अधिक राशि भी आप निकासी कर सकते हैं, लेकिन चाहिए आपका चालू खाता। चालू खाता मतलब बैंक का पुराना कस्टमर। देखिए चालू खाता किसका होता है? होता है व्यापारी का, बिजनेसमैन का, ठेकेदार का होता है, दुकानदार का होता है, जो बैंक बहुत बार जाता है तो बैंक उसको पहचान लेता है, इसीलिए यह सुविधा मिलता है चालू खाता के ग्राहक को। हो गया क्लियर? तो बोलिए व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य है तीन ठो। पहला जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना, तीसरा साख निर्माण करना, और द्वितीय कार्य माने अन्य कार्य जो बच गया, एजेंट के रूप में कार्य करना, लॉकर की सुविधा देना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा देना, चेक ओवरड्राफ्ट की देना सुविधा। हो गया क्लियर? आगे चलिए, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 3 देखिए, 3 पढ़िए। बचत जमा एवं सावधि जमा में अंतर बताइए। ठीक है, बचत जमा मतलब क्या? सेविंग डिपॉजिट, एवं क्या बोला? समय अवधि जमा, मतलब समय पूरने के बाद मिलेगा, फिक्स करने के बाद। तो क्या है ये आपका एफडी है। ये क्या आपका एफडी है। तो बचत जमा, सेविंग डिपॉजिट, समय अवधि जमा उसको बोलेंगे सावधि जमा, सावधि उसको बोलेंगे एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में। बोलिए अंतर क्या है? ठीक है, तो हम लोग पढ़ तो लिए, खाली अब लिखना है। तो बोलिए सेविंग डिपॉजिट में पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हैं। सावधि जमा में क्या होगा? पैसा एक निश्चित समय अवधि पूरा होने के बाद निकाल सकते हैं। इसमें ब्याज कम मिलता है, इसमें ब्याज अधिक मिलता है। इसको आप चेक एटीएम कार्ड द्वारा निकाल सकते हैं, इसको चेक एटीएम कार्ड द्वारा निकाल नहीं सकते हैं, वो टाइम पूरे के बाद निकलेगा, पहले नहीं निकलेगा। ठीक है, हो तो गया। बोलिए बचत जमा, सेविंग डिपॉजिट, सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट, उसी को बोलेंगे समय अवधि जमा। ठीक है, समय पूरने के बाद मिलेगा। बोलिए पहला क्या है? इन्हें किसी भी समय बिना नोटिस के निकाला जा सकता है। ठीक है, जब चाहे तब, लेकिन एक लिमिट तक। दूसरा देखिए, इन्हें एक निश्चित समय अवधि पूरा होने के बाद ही बैंक से निकाला जा सकता है, क्योंकि एफडी किए हैं तो एफडी का जब तक समय है, अब 2 साल के लिए किए हैं, चाहे 1.5 साल चाहे 5 साल, समय पूरने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए इन जमाओं पर ब्याज की दर कम होती है, इन जमाओं पर ऊंची दर से ब्याज प्राप्त होती है। सही बात है। देखिए 3 देखिए, इन्हें चेक एवं एटीएम कार्ड द्वारा निकाला जा सकता है। इन्हें चेक एवं एटीएम कार्ड द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। कहां से निकलेगा? ठीक है,
ठीक है, ये आपका चेक और एटीएम कार्ड द्वारा नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका जो है चेक और एटीएम कार्ड द्वारा नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं निकलेगा, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो टाइम पूर्ण के बाद मिलेगा, बीच में निकाल ही नहीं सकते हैं, तो चेक एटीएम का बात ही नहीं आता है। अब चेक और एटीएम कार्ड द्वारा इसको निकाल सकते हैं। देखिए, चेक और एटीएम कार्ड से ना, मैंने डेबिट कार्ड से उतने निकासी होता है जितना खाता में पैसा जमा है, एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा होगा क्रेडिट कार्ड से और ओवरड्राफ्ट से। ठीक है, चलिए, हो तो गया, कोई दिक्कत है बोलिए? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, देखिए आगे पढ़िए। देखिए आगे है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में अंतर बताइए। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में आपको अंतर बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो लिए सब, पढ़िए। देखिए केंद्र बैंक, व्यापारिक बैंक यानी सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। पहले लिखिएगा, पहले देना पड़ेगा हेडिंग, पहले हेडिंग देना है केंद्र बैंक एवं व्यापारिक बैंक में अंतर, तब बांट दीजिएगा और बांट के अंतर कर देना है। बोलिए पहला क्या है? केंद्र बैंक क्या है? यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो सभी व्यापारिक बैंकों के कार्यों का नियंत्रण करती है। सही बात है, सभी कमर्शियल बैंक व्यापारिक बैंक का हेड बैंक है, उसके कार्य का कंट्रोल रखेगा, नियंत्रण करेगा। इधर देखिए व्यापारिक बैंक क्या है? यह केंद्र बैंक का एक छोटा सा अंग होता है जो केंद्र बैंक के अधीन, मैंने उसके अंडर में कार्य करता है। सही बात है। आगे देखिए, दो पढ़ पढ़िए, 2 नंबर देखिए। इसका मुख्य उद्देश्य देश में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को संचालित करना होता है। देखिए केंद्र बैंक का उद्देश्य क्या है, मुख्य टारगेट क्या है कि पूरा देश का बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल करना, चलाना। इधर देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यानी जब जनता से पैसा जमा लेंगे तो ब्याज कम देंगे, और जब जनता को ऋण देंगे ब्याज अधिक लेंगे, अपने व्यवसायी के जैसा। ठीक है, जब दुकान में कोई सामान बेचिएगा, चावल बेचिएगा तो लेगा 25 टका किलो, 30 टका किलो, और वही चावल खरीदिएगा तो लेगा 40 टका किलो, 50 टका किलो, 40 टका किलो लेगा। तो बैंक भी, व्यापारिक बैंक भी वही करता है, जब जमा करेंगे पैसा तो ब्याज कम देगा, और जब लोन लेंगे तो ब्याज अधिक लेगा। व्यवसायी है, लाभ कमा रहा है। आगे देखिए, आगे पढ़िए। आगे देखिए, यह बैंकों का बैंक होता है, यह बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों का मालिक। यह जनता का बैंक होता है। सही बात है। इसे मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त है, इससे मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, खाली मुद्रा का लेन देन करेगा, जमा निकासी जारी नहीं कर सकता है। आगे पढ़िए, आगे देखिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर। सामान्यतः प्रत्येक देश में एक एक केंद्र बैंक होता है। सही बात है, प्रत्येक देश में एक एक सेंट्रल बैंक होता है, खाली यूएसए को छोड़कर अमेरिका में 12 केंद्र बैंक है। एक देश में अनेक व्यापारिक बैंक होते हैं। सही बात है, एसबीआई हो गया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ढेरी व्यापारिक बैंक है, लेकिन प्रत्येक देश में एक एक केंद्र बैंक होता है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए 6 पढ़िए। यह शाख नियंत्रण का कार्य करती है, क्रेडिट का कंट्रोल, ऋण का कंट्रोल इसके हाथ में है। यह शाख सृजन माने निर्माण का कार्य करती है, माने किसको ऋण देना है, कितना देना है, ये समझेगा। 7 देखिए, यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है, यह जनता के बैंकर के रूप में कार्य करती है। देखिए सब हो गया। बोलिए आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है। ये सरकार का बैंक है, ये जनता का बैंक है, ये बैंकों का बैंक है, या आम ग्राहक का बैंक है। ये शाख नियंत्रण करेगा, ये शाख निर्माण करेगा। हो गया क्लियर। बोलिए आगे देखिए, आगे पढ़िए। देखिए देखिए आगे है सवाल नंबर देखिए 5 पढ़िए। 5, नगद शाख मतलब डायरेक्ट कैश के रूप में लोन। ठीक है, कोई बिजनेस व्यापार के लिए लोग लेता है, उसको बोलेंगे कैश क्रेडिट। कैश माना हो गया नगद राशि, लिखा है क्रेडिट माना क्या होता है, लोन, ऋण, और अधिविकर्ष माना ओवरड्राफ्ट में क्या अंतर है? तो बोले क्या अंतर है? देखिए पहले क्या कीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग कि नगद शाख एवं अधिविकर्ष में अंतर। फिर क्या कीजिएगा, 2 भागों में बांट दीजिएगा। ठीक है, देखिए डायरेक्ट कैश के रूप में लोन किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट मिलेगा चालू खाता के व्यक्ति को। याद रखिएगा, चालू खाता के ग्राहक को। हाँ, नगद शाख डायरेक्ट कैश रूप में लोन लेने के लिए आपको अपना पूरी जमानत देना होगा। आपको जमीन का कागज, दुकान का कागज, घर का कागज बैंक को जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब ऋण चुका नहीं पाइएगा, आपका जमीन, आपका घर, आपका दुकान, आपका गाड़ी का हो जाएगा नीलामी, यानी बैंक लेके चल जाएगा। लेकिन ओवरड्राफ्ट में पूरा जमानत नहीं चाहिए, क्योंकि ओवरड्राफ्ट किसका होता है, चालू खाता ग्राहक का, और चालू खाता का ग्राहक बैंक रोज जाता है, बार बार जाता है, तो बैंक उसको पहचान लेता है, बैंक से उसका पर्सनल रिलेशन हो जाता है। तो बैंक क्या करता है, खाली व्यक्तिगत
मैंने आधार कार्ड वोटर कार्ड से ही आपको ऋण दे देगा। आपको नहीं बोलेगा कि जमीन का या दुकान का या क्या बोलता है कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसका कागज दिखाइए, नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा कि घर का कागज दीजिए, क्योंकि बैंक को पहचान रहा है, बैंक आपके काम के बारे में जान रहा है, वो आपका पुराना रिलेशन है, ठीक है, आप बैंक का पुराना कस्टमर बन गए हैं। इसीलिए देखिए देखिए पढ़िए, नगद साख मतलब कैश क्रेडिट। पहला क्या है, नगद साख किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है, चाहे चालू खाता है चाहे बचत खाता है। ओवरड्राफ्ट केवल चालू खाता रखने वाले व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं। आगे देखिए पढ़िए 2 नंबर, नगद साख मैंने डायरेक्ट कैश सदैव पूरी जमानत रखने के पश्चात ही दी जाती है, याद रखिएगा, पूरा जमानत रखने के बाद ही आपको देगा। ओवरड्राफ्ट प्राय व्यक्तिगत जमानत माने जो पर्सनल क्या बोलते परिचय है, आधार कार्ड वोटर कार्ड से दे देगा आपको, पर ही दे दिए जाते हैं, क्योंकि चालू खाता रखने वाले व्यक्ति बैंक के पुराने ग्राहक होते हैं, पुराने कस्टमर, मतलब बैंक आपको पहचान लिया है। आगे समझिए, देखिए आगे है कि देखिए 3 पढ़िए, नगद साख प्राय 1 वर्ष के लिए स्वीकार की जाती है, ठीक है। डायरेक्ट कैश रूप में लीजिएगा लोन ना, तो 1 साल के लिए स्वीकार होगा। यदि आप 1 साल से अधिक लिए हैं तो लग जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, उसको बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और 1 साल तक लीजिएगा तो लगेगा आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल तक साधारण ब्याज मैंने ब्याज जोड़ेगा एक बार, और यदि 1 साल से ले लिया अधिक, क्योंकि प्रत्येक साल साल का होता है, यदि 1 साल से अधिक लिए 2 साल 3 साल 5 साल, तो फिर मूलधन का तो ब्याज प्रत्येक साल लगेगा ही, और फिर ब्याज का ब्याज लगेगा जो आपका बाकी ड्यू रह गया है, ब्याज का ब्याज, उसको बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इधर देखिए ओवरड्राफ्ट प्राय अत्यंत अल्पकाल लगभग 3 महीने के लिए दिए जाते हैं, याद रखिएगा। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलता है चालू खाता के ग्राहक को, जिसमें वह खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकासी कर सकता है, जिसको 3 महीने के अंदर में चुकाना पड़ता है। निकाली गई अतिरिक्त राशि पर बैंक को ग्राहक द्वारा देना पड़ता है ब्याज, ठीक है, हो गया। आगे चलिए, देखिए आगे देखिए आगे है 6 पढ़िए, 6 एकदम सब समझ में आएगा, सब एकदम क्लियर समझ में आएगा, क्लियर। पढ़िए आगे, बैंक दर माने बैंक रेट एवं ब्याज दर माने इंटरेस्ट रेट में क्या अंतर है। क्या बोला, बैंक दर यानी बैंक रेट, और क्या बोला, ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट में क्या अंतर है। देखिए केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को जरूरत पड़ने पर ऋण देता है, तो केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को जिस दर पर ऋण देता है उसको बोलेंगे बैंक दर। बैंक दिया बैंक को तो बैंक दर, और आम जनता को जब पैसा का जरूरत पड़ता है तो आम जनता व्यापारिक बैंक से ऋण लेता है, तो व्यापारिक बैंक आम जनता को जिस दर पे ऋण देगा उसको बोलेंगे ब्याज दर। बढ़िया समझिए, हम लोग को ऋण का जरूरत पड़ता है तो जाते हैं व्यापारिक बैंक यानी एसबीआई, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई, जाते नहीं आते हैं, जाते हैं। तो हमको व्यापारिक बैंक जनता को जिस दर पे ऋण देता है उसको बोलेंगे ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। लेकिन व्यापारिक बैंक को जब ऋण का जरूरत पड़ेगा, पैसा का जरूरत पड़ेगा, तो वो केंद्र बैंक से अंतिम रूप में ऋण लेता है। आपको पढ़ा दिए उधर पीछे, तो व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक से जिस दर से ऋण लेता है उसको बोलेंगे बैंक दर, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को जिस दर पे ऋण देगा उसको बोलेंगे बैंक दर, बैंक दिया बैंक को तो बैंक दर, और व्यापारिक बैंक अपने जनता को जिस दर पे ऋण देगा उसको बोलेंगे ब्याज दर। तो बैंक दिया जनता को तो ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। बोलिए, बैंक दर बैंक रेट वह दर जिस पर केंद्र बैंक अपने सदस्य व्यापारी बैंकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करती है, उपलब्ध कराती है, उसे बैंक दर कहा जाता है। फिर देखिए आगे है ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करती, उपलब्ध कराती है, उसे ब्याज दर कहा जाता है। कैसे याद रखिएगा, केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को जिस दर पर ऋण देती है उसे बैंक दर कहते हैं, और व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक जनता को जिस दर पर ऋण देती है उसे ब्याज दर कहते हैं। हो तो गया। यदि केंद्र बैंक बैंक रेट को बढ़ाएगा तो व्यापारिक बैंक भी आम जनता के लिए ब्याज दर बढ़ा देगा, तो बाजार में ऋण महंगा हो जाएगा, और जब ऋण महंगा होगा तो जनता ऋण लेना कम चाहेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ब्याज दर लगेगा ज्यादा तो जनता ऋण लेना कम चाहेगा, तो ऋण की मांग घटेगी, तो अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा का संकुचन होगा, यानी ऋण के रूप में मुद्रा बाहर कम निकलेगा, लोग ऋण लेना कम चाहेगा। और जब केंद्र बैंक बैंक दर को कम कर देगा तो व्यापारिक बैंक भी जनता के लिए ब्याज दर कम कर देगा, तब ऋण सस्ता हो जाएगा, तो लोग बेसी ऋण लेना चाहेगा, तो अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा का विस्तार होगा, यानी लोग ऋण मुद्रा बेसी लेगा, बेसी निवेश होगा, बेसी व्यापार होगा, अर्थव्यवस्था का भलाई होगा, अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। ठीक है, हो गया।
आगे चलिए, देखिए आगे क्या है, आगे पढ़िए। आगे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है पढ़िए, 7 पढ़िए। चेक एवं ओवरड्राफ्ट में अंतर बताइए। बोल तो दिए पहले, क्या बोला है, चेक एवं ओवरड्राफ्ट में अंतर। आपको पहले बोल दिया गया कि चेक से पैसा हम बैंक से निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं चेक से। ठीक है, तो होता क्या है कि चेक से खाता में जितना पैसा जमा है उतने निकलेगा, और चेक की सुविधा चालू खाता बचत खाता दोनों मिलता है। और चेक की सुविधा के लिए बैंक को कोई पैसा शुल्क नहीं देना पड़ता है, क्योंकि चेक में क्या हम अपना ही पैसा निकाल रहे हैं, जो खाता में पैसा जमा है चाहे चालू में चाहे बचत में हो, तो चेक में अपना ही पैसा जो खाता में जमा है उसको निकालते हैं, इसलिए बैंक को कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ता है। समझे? आप समझिए ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलता है चालू खाता के ग्राहक को, और इसमें खाते में जमा राशि से एक्स्ट्रा राशि भी निकालने की सुविधा बैंक द्वारा दिया जाता है, इसलिए बैंक को एक्स्ट्रा चार्ज ग्राहक को देना पड़ता है। बोलिए बोलिए बोलिए। चेक, देखिए पहला क्या है, 1 नंबर, चेक की सुविधा बचत एवं चालू दोनों खातों में मिलती है। पढ़िए ओवरड्राफ्ट, देखिए पहला, ओवरड्राफ्ट की सुविधा केवल चालू खाते के ग्राहक को ही मिलती है। आगे देखिए 2 नंबर, चेक के द्वारा केवल खाते में जमा राशि को ही निकाली जा सकती है। देखिए इधर, ओवरड्राफ्ट के द्वारा खाते में जमा राशि से अधिक राशि भी निकाली जा सकती है। आगे देखिए तीसरा, चेक की सुविधा के लिए ग्राहक द्वारा बैंक को कोई शुल्क मतलब चार्ज नहीं देना पड़ता है। काहे देंगे भाई, अपना पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए इधर 3 नंबर, ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए ग्राहक द्वारा बैंक को कुछ शुल्क माने चार्ज देना पड़ता है, जितना एक्स्ट्रा निकालें पैसा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। बोलिए, हार्ड है? बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा, पढ़ के देखिए समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, आगे है 8, देखिए 8 पढ़िए, 8 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक के बारे में बताइए। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का केंद्र बैंक ना सेंट्रल बैंक के बारे में बताना है, तो पहले ही बोल दिए हैं, थोड़ा और सुन लीजिए। भारत का केंद्र बैंक यानी सेंट्रल बैंक, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ठीक है, जिसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जिसका पहला मुख्यालय था कोलकाता, वर्तमान में मुंबई है, और इसका राष्ट्रीयकरण मतलब राष्ट्र घोषित कर दिया गया है 1 जनवरी 1949 को। भारत का केंद्र बैंक आरबीआई है, जो देश में चलन मुद्रा यानी जो चल रहा है वर्तमान में प्रचलन में है जारी करता है सभी सिक्का और नोट को। यह बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक होता है। और क्या सुनिएगा, बोलिए, सब सुन लिए, बोलिए। भारत का केंद्र बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 मतलब आरबीआई एक्ट 1934 मतलब 1934 में मीटिंग हुआ था, मीटिंग समिति बना था। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी से हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को कर दिया गया है, जिसका, यहाँ पर गलती लिखा हुआ लिखेगा, जिसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई है, और पहले स्थापना के समय कहां था, तो था कोलकाता। ठीक है, आरबीआई वर्तमान में भारत में चलन मुद्रा मतलब सभी सिक्का और नोट को जारी करती है, और यह सरकार का बैंक होता है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। हो गया, कितना सिंपल है। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे देखिए सवाल नंबर 9 पढ़िए। 9 को देखिए, नगद कोष अनुपात माने कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर क्या है? क्या बोला? नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, इसको बोलेंगे सुरक्षित निधि अनुपात। सुरक्षित निधि अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर क्या है, समझिएगा। कहता है कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक को मतलब जनता का बैंक, व्यापारिक बैंक को केंद्र बैंक के पास अपना जमा राशि का कुछ पैसा एडवांस रिजर्व रखना पड़ता है, ताकि भविष्य में कभी दरकार पड़ जाए। मान लीजिए बैंक में आग लग गया, या बैंक चोरी हो गया, बैंक लूट गया, डकैती हो गया, तो फिर से बैंक खड़ा कैसे होगा? ठीक है, यदि केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखने नहीं बोलेगा, तो जब व्यापारिक बैंक संकट में आएगा, जब उसको पैसा का जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए बैंक में चोरी हो गया, आग लग गया, कोई घटना घट गया, तो फिर से बैंक खड़ा कैसे होगा? इसलिए पहले से कुछ पैसा एडवांस रखने बोलता है आरबीआई केंद्र बैंक अपने पास, कि
अपना पैसा जो है मेरे पास कुछ रखो, ताकि कभी तुमको जरूरत पड़ेगा तो हम कुछ मिला देंगे और तुम्हारा कुछ रहेगा, तो लेन देन करने में सुविधा होगा, तुमको फिर से बैंक खड़ा करने में आसानी होगा। बुझे? बोलिए। प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्र बैंक के पास जमा रखना अनिवार्य होता है, जिसे नगद कोष अनुपात या सुरक्षित निधि अनुपात CRR कहा जाता है। बात समझे? ठीक है। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को केंद्र बैंक के पास अपना जमा राशि का कुछ प्रतिशत रिजर्व माने एडवांस केंद्र बैंक के पास रखना पड़ता है, ताकि भविष्य में कभी दरकार पड़ जाएगा तो लेन देन करने में, उस समस्या से निपटने में सुविधा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, आप समझिएगा बढ़िया से। यदि व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक के पास CRR अधिक रख देगा तो खुद के पास पैसा कम रहेगा, तो जनता को ऋण कम दे पाएगा, तो साख मुद्रा का संकुचन माने ऋण के रूप में मुद्रा बाहर कम निकलेगा, साख मुद्रा माने ऋण मुद्रा बाहर कम निकलेगा। और यदि व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक के पास CRR कम रखेगा तो व्यापारिक बैंक के पास पैसा अधिक रहेगा, तो अधिक ऋण दे पाएगा, जब अधिक ऋण देगा तो साख मुद्रा का विस्तार होगा, यानी बेसी ऋण मुद्रा बाहर निकलेगा। हो गया। आगे चलिए, आगे पढ़िए। देखिए आगे देखिए 10 नंबर, सावधिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR क्या है। अब देखिए सावधिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो SLR क्या है समझना है। देखिए SLR क्या है। केंद्र बैंक फिर बोल रहा है कि तुम तो कुछ पैसा रख दिया मेरे पास, ठीक है, भविष्य में काम लगेगा तो हम दे देंगे, कुछ मिलाएंगे हम, कुछ तेरा अपना रखा हुआ है, ठीक। अब बोल रहा है केंद्र बैंक कि कुछ पैसा तुम अपने पास भी रखो दैनिक लेन देन के लिए, दैनिक कामकाज के लिए, ठीक है। कोई निकासी करने आएगा, जमा राशि निकासी करने आएगा, कोई चेक भंजाने आएगा, कोई ड्राफ्ट बनाने आएगा, कोई वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान पैसा, विकलांग पेंशन, किसान पैसा निकालने आएगा, तब तुम क्या देगा। यदि लोग जमा किया पैसा तुम बोलेगा सब ऋण दे देंगे, नहीं होगा। तो लोगों का जमा राशि का 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट। जब लोग बैंक में पैसा जमा करता है उसका 3 पार्ट हो जाता है। कुछ प्रतिशत, मान लीजिए 20% केंद्र बैंक के पास CRR, 20% अपने पास SLR दैनिक लेन देन के लिए नगद कोष में, नगद राशि में, ठीक है। और बच गया आपका कितना 60%, यानी 100% में 20% CRR, 20% SLR, बचेगा 60%, उसको वो लोन देगा, ऋण देगा। तो 3 पार्ट होता है जनता का जमा राशि बैंक में, 3 पार्ट हो जाता है, समझे। पढ़िए। प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नगद रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, ताकि दैनिक लेन देन करने में सुविधा हो, ठीक है, जिसे सावधिक तरलता अनुपात SLR कहा जाता है। तो बोलिए CRR में और SLR में क्या समझे कि CRR में व्यापारिक बैंक को कुछ राशि केंद्र बैंक के पास रखना पड़ता है रिजर्व, एडवांस, और SLR में व्यापारिक बैंक को अपने ही बैंक में नगद कोष में कैशियर के पास दैनिक लेन देन रखना पड़ता है, ताकि दैनिक कामकाज करने में सुविधा हो। अब समझिएगा, यदि व्यापारिक बैंक SLR में अधिक पैसा रख देगा तो फिर ऋण कम दे पाएगा, तो ऋण देने का क्षमता कम होगा, साख मुद्रा का संकुचन। और यदि SLR में पैसा कम रखेगा तो ऋण अधिक दे पाएगा, तो साख मुद्रा का विस्तार होगा, यानी ऋण मुद्रा बेसी दे पाएगा जनता को। आगे समझिए। देखिए आगे है, आगे देखिए 11, देखिए 11 पढ़िए। खुले बाजार की क्रियाएं क्या है, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशंस क्या है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं क्या है। तो देखिए बोल रहा है केंद्र बैंक द्वारा स्वयं मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार, यानी बैंक के साथ पूंजी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना एवं बेचना खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्र बैंक द्वारा स्वयं मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार मतलब व्यापारिक बैंक के साथ में सरकारी प्रतिभूतियां, जो सरकार का प्रतिभूतियां हैं, पहले बोल दिए हैं कि सरकार का परिसंपत्ति, सरकार का आय व्यय का हिसाब किताब केंद्र बैंक रखता है, तो केंद्र बैंक द्वारा जब सरकारी परिसंपत्तियों को, प्रतिभूतियों को मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार के साथ मतलब व्यापारिक बैंक के साथ खरीद बिक्री लेन देन किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे खुले बाजार की क्रियाएं। अब देखिए जब सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा या बेचेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़िया समझिएगा। बोलिए केंद्र बैंक जब सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा, मतलब व्यापारिक बैंक से कुछ चीज खरीद रहा है, तो खरीदेगा तो क्या होगा, व्यापारिक बैंक को देगा पैसा, तो व्यापारिक बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा,
तो व्यापारिक बैंक अधिक ऋण देगा, जनता को अधिक ऋण दे पाएगा, तो साख मुद्रा का विस्तार हो जाएगा, ऋण मुद्रा अधिक बाहर निकलेगा। ठीक है। और जब केंद्र बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा, बेचा मतलब बिक्री किया जाएगा, तब क्या होगा? जब केंद्र बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंक के पास बेचेगा तो व्यापारिक बैंक को देना पड़ेगा पैसा, तो व्यापारिक बैंक के पास पैसा घट जाएगा, तो व्यापारिक बैंक कम ऋण दे पाएगा जनता को, तो जब ऋण कम दे पाएगा तो साख मुद्रा का संकुचन हो गया, ऋण मुद्रा बाहर कम निकलेगा। यही सब तो है, बहुत इजी चीज है, समझिए बढ़िया से। ठीक है, आगे चलिए, देखिए आगे क्या है। देखिए आगे है 12, पढ़िए 12। मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति की क्या विधियां हैं, या मौद्रिक नीति की क्या उपकरण है, ये पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है साख नियंत्रण का क्या विधि है, साख नियंत्रण का क्या उपाय है, क्या उसका तरीका उपकरण है। देखिए मौद्रिक नीति मतलब मुद्रा से संबंधित नीति, इसको बोलेंगे इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। देखिए तो मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? बोलिए, केंद्र बैंक, मनी सप्लाई। एवं साख मुद्रा मतलब क्रेडिट मनी का कंट्रोल किसके हाथ में है? केंद्र बैंक के हाथ में। के नियंत्रण से संबंधित सरकार की नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। बढ़िया समझिएगा, मुद्रा की पूर्ति माने देश में मनी का सप्लाई, माने मनी को छाप करके जारी करके देश में भेजना। एवं साख मुद्रा के नियंत्रण माने क्रेडिट का कंट्रोल से संबंधित सरकार की नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति को देश के केंद्र बैंक द्वारा लागू किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति को आरबीआई लागू करते हैं, याद रखिएगा, कौन? आरबीआई लागू करते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की 4 विधियां हैं। क्या किया? जो पढ़ लिए हम लोग, अभी तो पढ़े, बोलिए। मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण का 4 विधि क्या क्या है? बोलिए। पहला विधि है बैंक दर नीति, बैंक रेट पॉलिसी। दूसरा विधि है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तीसरा है नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, यानी इसको बोलेंगे चेंज इन CRR, कैश रिजर्व रेशियो। चौथा है संबंधित तरलता अनुपात में परिवर्तन, उसको बोलेंगे SLR, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़िए। देखिए आगे क्या है, आगे पढ़िए। देखिए आगे है सवाल नंबर, देखिए 13 है। 13, रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर में क्या अंतर है? क्या बोला? रेपो रेट, क्या बोलेंगे इसको? रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट। और देखिए आगे क्या है? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर? ठीक है, क्या बोला? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है? देखिए रेपो दर क्या है और रिवर्स रेपो दर क्या है? जब व्यापारिक बैंक को ऋण का जरूरत पड़ता है तो केंद्र बैंक से ऋण लेता है। आप समझिए, केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को देगा 2 तरह का ऋण, एक देगा अल्पकालीन, एक देगा दीर्घकालीन। जब केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को दीर्घ समय के लिए मतलब लंबे समय के लिए दीर्घकालीन ऋण देगा तो जिस रेट पे देगा उसको बोलेंगे बैंक दर। जो पढ़ लिए उधर, पहले पढ़े। बैंक दर क्या है? केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को दीर्घकालीन ऋण जिस दर पर देता है उसको बोलेंगे बैंक दर। अब बोलेगा रेपो दर क्या है, रेपो रेट क्या है? तो केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को अल्पकालीन ऋण जिस दर पे देगा उसको बोलेंगे रेपो दर। ठीक है, बोलेगा रिवर्स रेपो दर क्या है? तो व्यापारिक बैंक दिन भर का लेन देन किया, जो पैसा बच गया वो केंद्र बैंक के पास डाल देता है। बढ़िया समझिए, व्यापारिक बैंक दिन भर जो लेन देन किया, जमा निकासी किया, लोन दिया, जो पैसा बच गया वो केंद्र बैंक आरबीआई के पास भेज देता है। तो रोज रोज जो पैसा कुछ बच रहा है, भेज रहा है, कभी निकालता भी है जरूरत पड़ने पर, कभी मांगता भी है। तो जो जो पैसा बचा बचा कर वो केंद्र बैंक के पास भेजा तो केंद्र बैंक उसको उल्टा ब्याज देगा, क्योंकि जब केंद्र बैंक से वो लेता है पैसा तो ब्याज देता है। तो अब व्यापारिक बैंक के पास जो पैसा बच गया वो रख रहा है केंद्र बैंक के पास, तो केंद्र बैंक उसको उल्टा ब्याज देगा, उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो दर। बात समझ में आया? पढ़िए। रेपो रेट वह दर है जिस पर देश का केंद्र बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। याद रखिएगा, देखिए आपको याद होगा कि बैंक दर यही था, बैंक दर यही है कि केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को जिस दर पर ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। लेकिन उठो हो गया दीर्घकालीन ऋण, इट हो गया अल्पकालीन ऋण, यानी केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को अल्पकालीन ऋण
जिस रेट पे जिस दर पे देगा उसको बोलेंगे रेपो रेट। आगे समझिए, जबकि रिवर्स रेपो रेट क्या है? वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंक अपने बचे हुए अधिक रुपये को देश के केंद्र बैंक आरबीआई के पास जमा करके ब्याज कमाते हैं। क्या बोले कि व्यापारिक बैंक लेन देन करने के बाद जो पैसा बच जाता है ना, वो केंद्र बैंक के पास रख देता है, तो केंद्र बैंक उसको ब्याज देता है, उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो दर। और जब व्यापारिक बैंक को पैसा का जरूरत पड़ता है तो केंद्र बैंक से ऋण लेता है अल्पकालीन, तो उसके लिए जो ब्याज देना पड़ता है केंद्र बैंक को व्यापारिक बैंक द्वारा, उसको बोलेंगे रेपो दर। समझे? दोनों एक दूसरे का उल्टा है। रिवर्स माने क्या? उल्टा, बैक गियर, रिवर्स गियर। ठीक है, आगे चलिए, देखिए आगे क्या है, देखिए आगे पढ़िए, देखिए आगे है 14। देखिए 14, साख गुणक या मुद्रा गुणक क्या है? उसको बोलेंगे इंग्लिश में क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, उसको बोलेंगे साख गुणक या मुद्रा गुणक। बढ़िया समझिएगा, साख मने ऋण और गुणक मने कितना गुना। तो बोलिए व्यापारिक बैंक आम जनता को कितना गुना ऋण दे पाएगा, वो डिपेंड करता है कि वो केंद्र बैंक के पास कितना पैसा नगद कोष में रखा है, सीआरआर में, कैश रिजर्व रेशियो में। यदि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष अनुपात सीआरआर अधिक रखा है तो उसके पास पैसा कम रहेगा, तो ऋण देने का क्षमता घट जाएगा। और यदि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास सीआरआर नगद कोष अनुपात में पैसा कम रखा है तो उसके पास पैसा अधिक बचा है, अधिक रहा है, तो वह जनता को बेसी ऋण दे पाएगा, तो साख मुद्रा का विस्तार हो जाएगा। हो तो गया, यानी साख गुणक और नगद कोष अनुपात जो व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में उल्टा संबंध होता है। यदि वहां अधिक रखेगा तो खुद ऋण कम दे पाएगा, ऋण देने की क्षमता घट जाएगा, और वहां कम रखेगा तो फिर अधिक ऋण दे पाएगा। दोनों में उल्टा संबंध है। समझे? देखिए, बैंकों की जमाओं पर नगद कोष अनुपात कैश रिजर्व रेशियो के व्युत्क्रम माने उल्टा को, व्युत्क्रम को साख गुणक कहा जाता है। व्युत्क्रम क्यों बोला? क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध है। साख गुणक ज्यादा तब होगा जब केंद्र बैंक के पास व्यापारिक बैंक सीआरआर कम रखेगा, और साख गुणक कम हो जाएगा जब सीआरआर में अधिक पैसा रख देगा व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक के पास। समझे? उल्टा है। तो बोलिए बैंकों की जमाओं पर नगद कोष अनुपात सीआरआर के व्युत्क्रम को मतलब उल्टा को साख गुणक कहा जाता है। अर्थात साख गुणक क्या हो जाएगा? 1 बटा नगद कोष अनुपात। क्या बोलेंगे? 1 बटा सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, देखिए क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है? 1 बटा सीआरआर। आप लोग पढ़े हैं फिजिक्स में समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 बटा नीचे रहता है, बोलेगा समानुपाती तो ऊपर रहेगा। समझे? तो यहां पर नगद कोष अनुपात यानी सीआरआर और साख गुणक में उल्टा संबंध है। समझे? इसी लिखा हुआ है साख गुणक बराबर 1 बटा, देखिए 1 बटा नगद कोष अनुपात। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर हो जाएगा 1 बटा सीआरआर, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, साख गुणक यह बताती है कि व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख सृजन मैंने साख निर्माण कर सकती है। बिल्कुल सही बात। यदि नगद कोष अनुपात सीआरआर व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक के पास अधिक रख देगा तो साख माने ऋण देने का क्षमता घट जाएगा, साख गुणक कम होगा। और यदि व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक के पास सीआरआर कम रखता है तो साख गुणक ज्यादा होगा, ऋण अधिक दे पाएगा। उल्टा बात है। ठीक है, सही बात है। आगे देखिए, अब आगे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ लिए ना, सारा थ्योरी पढ़ा दिए। अब देखिए आपका ऑब्जेक्टिव तुरंत बनेगा, तुरंत बनेगा ऑब्जेक्टिव, तुरंत। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव बनाएंगे अभी, तुरंत बनेगा। इसलिए बोलते हैं पढ़िए थ्योरी बढ़िया से। यदि जिसका थ्योरी पढ़ा हुआ बढ़िया से ना, सब्जेक्टिव जिसका पढ़ा हुआ है तो सब्जेक्टिव तो होगा ही, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव को, पढ़िए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला 1 नंबर है, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन से हैं? तो व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण माने ऋण का निर्माण करना, यह भी है। आंसर क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा, होगा उपयुक्त सभी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, पढ़िए 2 नंबर, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है? तो चालू जमा करेंट डिपॉजिट, बचत जमा सेविंग डिपॉजिट, सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट, उपयुक्त सभी होगा। देखिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बनेगा सब। आगे चलिए, आगे देखिए, पढ़िए 3 नंबर, व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं? तो नगद साख डायरेक्ट कैश देते हैं, अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट, ऋण एवं अग्रिम लोन देते हैं, एडवांस देते हैं। क्या आंसर होगा? हो जाएगा उपयुक्त सभी, होगा ऑल, होगा ऑल, इनमें सभी हो जाएगा।
सारा बनेगा सारा। ठीक है, आगे देखिए, आगे पढ़िए। देखिए सवाल नंबर 4 है, बैंकों का एजेंसी कार्य क्या है? एजेंसी मैंने क्या? एजेंसी मैंने मालिक, एजेंट, एजेंट। तो बोलिए बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो बैंक का एजेंसी कार्य बोला मैंने, एजेंट मैंने मालिक। तो देखिए ऋण देना हो गया प्राथमिक कार्य, एजेंसी कार्य नहीं हुआ। जमा स्वीकार करना ये आपका एजेंसी कार्य नहीं हुआ, ये हो गया प्राथमिक कार्य। ठीक है, लॉकर की सुविधा देना, लॉकर की सुविधा, ये आपका एजेंसी कार्य नहीं है, ये एक तरह का सहायता है, एक तरह का सुविधा है कि आप अपना बहुमूल्य सोना चांदी हीरा मोती जो भी कीमती सामान है उसको बैंक का लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके लिए आपको देना पड़ेगा भाड़ा बैंक को। ये आपका एजेंसी कार्य नहीं है, यह अन्य कार्य है, सुविधा है। ये जगह आपका ट्रस्टी का कार्य करना। ट्रस्टी आप लोग समझते हैं ट्रस्टी क्या होता है? ट्रस्टी मतलब होता है, देखिए देखिएगा मंदिर ना, मंदिर, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, इसका कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है। देखिएगा इसका खाता खुलता है बैंक में, ग्रुप खाता, और सोचेगा तो उसका मालिक बैंके है, कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है। क्योंकि अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में या मंदिर में बहुत दान होता है, और जब लाखों करोड़ रुपया दान होगा ना तो कोई एक व्यक्ति रहेगा मालिक ना, तो उसका अपना बॉस चलेगा, वो जब मतलब निकाल लेगा, जमा करेगा, इस तरह से। इसीलिए देखिएगा उसको बोलते हैं ट्रस्ट। बोलते हैं ना कि मंदिर का ट्रस्ट चलता है, गुरुद्वारा का ट्रस्ट चलता है, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला का ट्रस्ट चलता है। क्यों? ट्रस्ट मतलब क्या? कि वो एक संस्था बन गया, उसका मालिक कोई व्यक्ति नहीं है, एक तरह से बैंक है, उसको बोलेंगे ट्रस्टी का कार्य करना। यानी बैंक उसका एजेंसी ले लिया, मतलब बैंक उसका एजेंट है, मालिक है। क्या आंसर होगा? ट्रस्टी का कार्य करना, आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, आगे पढ़िए। 5 देखिए, साख गुणक होता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, बोलिए साख गुणक क्या होता है? अभी आप लोग को जस्ट पढ़ाए, साख गुणक बराबर होता है 1 बटा नगद कुछ अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो। बोलिए कौन तो होगा? 1 बटा CRR हो तो गया, आंसर होगा ए नंबर। बाकी सब क्या है? गलत दिया है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। हम क्या बोले? सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव का जवाब अपने आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, देखिए आगे पढ़िए। देखिए 6 नंबर, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात CRR में। बोलिए तो साख मुद्रा का विस्तार कब होगा? मतलब व्यापारिक बैंक साख यानी ऋण बेसी कब दे पाएगा? विस्तार का अर्थ क्या होता है? साख विस्तार माने ऋण अधिक देना, तो ऋण अधिक तब दे पाएगा जब व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक के पास CRR कम रखेगा, नगद कोष अनुपात में राशि रिजर्व एडवांस कम रखेगा, तो बेसी ऋण दे पाएगा, साख का विस्तार हो जाएगा। तो बोलिए साख का विस्तार तब होगा जब नगद कोष अनुपात CRR क्या होगा? घटेगा रे भाई, घटेगा, आंसर होगा ए नंबर। क्योंकि उल्टा संबंध है, 1 बटा CRR होता है ना, तो यदि CRR बढ़ जाएगा तो साख गुणक जो है आपका, साख गुणक जो आपका साख गुणक है, साख गुणक बराबर जो होता है ये वाला, तो साख गुणक आपका घटेगा। और यदि CRR कम रखेंगे तो साख गुणक बढ़ेगा। तो साख का विस्तार तब होगा जब CRR घटेगा, साख का संकुचन हो जाएगा जब CRR बढ़ेगा। समझे? उल्टा होगा। आगे चलिए, आगे देखिए 7 नंबर, ATM का पूर्ण रूप क्या है? बोलिए सबको पता है ATM क्या? एनी टाइम मनी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑल टाइम मनी? नहीं, कभी कभी पैसा खत्म हो जाता है ATM में, तो ऑल टाइम एनी टाइम नहीं होगा। क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, देखिए बहुत कोई मार देगा कि ATM माने एनी टाइम मनी, कोई मार देगा ऑल टाइम मनी, गलत बात है। कभी कभी ATM में पैसा खत्म हो जाता है, ठीक है, दोबारा पैसा डाला जाता है, तो क्या होगा आंसर? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, यानी ATM में आप ATM कार्ड भर दीजिए, ATM कार्ड भरने के बाद आपको बोलेगा भाषा का चयन करें, इंग्लिश या हिंदी, तो इंग्लिश चयन कीजिए। आपका खाता कैसा है? सेविंग की करंट है तो सेविंग है, चॉइस कीजिए। फिर बोलेगा कि आपको विड्रॉल करना है कि डिपॉजिट करना है, तो निकासी में होता है विड्रॉल, जमा मतलब होता है डिपॉजिट। तो यदि आप विड्रॉल कीजिएगा तो विड्रॉल दबाइए, फिर बोलेगा कितना करना है वो दबाइए, फिर दीजिए पासवर्ड, फिर देखिएगा मशीन के अंदर खड़खड़ 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 बजना शुरू हो जाएगा, पैसा गिनती करके खुद पैसा निकल जाएगा। इसलिए बोला ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी खुद से वो गिनती करता है, पैसा लोगों को देता है निकाल के। समझे? चलिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा ATM का पूरा नाम। आगे पढ़िए, आगे देखिए, देखिए आगे है कि 8 पढ़िए, जनता का बैंक कौन सा है? बोलिए जनता का बैंक, तो जनता का बैंक कौन है? व्यापारिक बैंक है। जनता का बैंक कौन है? व्यापारिक बैंक। अब बोलेगा सरकार का बैंक, तो केंद्र बैंक, बैंकों का बैंक केंद्र बैंक। समझे? आगे चलिए, देखिए आगे है
आगे देखिए सारा बनेगा, सब्जेक्टिव पढ़ लिए ना, सब बन जाएगा। देखिए 9 पढ़िए 9, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? जैक 2015। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या बोला है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये नहीं पूछ रहा है कि भारत का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, बोलेगा भारत का सेंट्रल बैंक केंद्र बैंक का नाम क्या है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, मतलब ये बैंक का नाम है। जैसे होगा, जैसे होता है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे होता है ना इंडियन बैंक, जैसे होता है ना पंजाब नेशनल बैंक, ये सब क्या है? व्यापारिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, जनता का बैंक है। क्या आंसर होगा? आंसर होगा ए नंबर, व्यापारिक बैंक। बहुत को क्या देखेगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मार देगा केंद्र बैंक, हो जाएगा गलत। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक का नाम दिया है जो जनता का बैंक होता है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे इंडियन बैंक, जैसे एसबीआई। समझे? जब बोलेगा भारत का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, केंद्र बैंक का नाम क्या है, तब मारिएगा, आपका आरबीआई हो जाएगा, आरबीआई। समझे? चलिए आगे देखिए 10 पढ़िए, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? जैक 2012, 14, 16, 18, मैंने 2-2 साल बाद पूछा है। ठीक है, क्या बोला? किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो आहरण पत्र में निकासी पर्ची, बैंक जाते हैं ना, देखिए वो निकासी पर्ची, विड्रॉल फॉर्म भरते हैं निकासी करने के लिए, तो सही है। चेक द्वारा, बिल्कुल सही है, चेक द्वारा खाता में जमा राशि निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एटीएम कार्ड द्वारा, सब होगा, सब हो जाएगा, इनमें सभी। क्या होगा आंसर? इनमें सभी हो जाएगा। आगे पढ़िए, देखिए आगे देखिए, आगे 11 है, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? बोलिए। व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, उसी का नाम क्या है? कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य बोल रहा है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण करना कार्य है केंद्र बैंक का, सेंट्रल बैंक का। इसका काम है साख निर्माण करना, साख सृजन, नियंत्रण कंट्रोल नहीं। अन्य बैंकों को ऋण देना, अरे भाई अन्य बैंकों को ऋण देगा आरबीआई, केंद्र बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक, ये नहीं होगा। ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, हाँ ग्राहक का बैंक है, जनता का बैंक है, तो ग्राहक की जमा स्वीकार करेगा, ग्राहक को ऋण देगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी नंबर। इनमें सभी नहीं मारिएगा, इनमें सभी मार देंगे। बहुत कुछ सोचता है इकोनॉमिक्स में कि उपयुक्त रहेगा दोनों, उपयुक्त दोनों, सही मार देंगे, रहेगा इनमें सभी, सही मार देंगे, गलती हो जाएगा। 2023, 24 और 25 में ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रहा है कि जिसमें इनमें सभी दिया है या उपयुक्त दोनों दिया है तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, इनमें सभी, ऐसा नहीं दे रहा है। वो जानबूझ के आपको उपयुक्त दोनों देगा, इनमें सभी देगा, लेकिन आपको सोच समझ के मारना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा। समझे? आप रटिएगा नहीं होगा कि उपयुक्त दोनों मार देंगे इनमें सभी। देखिए यह नहीं हुआ। अन्य बैंकों को ऋण क्या देगा? केंद्र बैंक। साख नियंत्रण, केंद्र बैंक। तो ग्राहक की जमा स्वीकार करेगा व्यापारिक बैंक, ये आपका आंसर होगा, सी होगा। आगे पढ़िए, आगे देखिए 12, व्यावसायिक बैंक, जैक 2016 क्या बोल रहा है? जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं, सही है। लॉकर आदि की देते हैं सुविधा, सही है। साख निर्माण करते हैं, निर्माण बिल्कुल करता है, साख निर्माण, साख सृजन करता है, सही है। आंसर का डी नंबर, हो जाएगा इनमें सभी। अब मारिए इनमें सभी, ठीक है। आगे चलिए, आगे पढ़िए, देखिए आगे देखिए 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोलिए कौन सही है, खोजिए कौन सही है बोला है। तो पहला है केंद्र बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, सही है। केंद्र बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी सरकार का बैंक है, सही है। केंद्र बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन, सही है। पूरा बैंकिंग प्रणाली को चलाता है कौन? केंद्र बैंक, सही तो है, सब सही, ओपी सभी होगा इनमें सभी। हम क्या बोले? सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है। आगे चलिए, आगे देखिए सवाल है 14, भारत का केंद्र बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? जैक 2023, बोलिए। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? भारत का केंद्र बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आंसर होगा आपका ए नंबर। आरबीआई है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे चलिए, आगे पढ़िए 15, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? नोट निगमन का एकाधिकार, मतलब नोट जारी करने का एकाधिकार, सही है। सरकार का बैंकर है, सही है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, माने एक देश विदेश के साथ जो लेन देन करता है, लेता देता है, उसका जो हिसाब किताब है ये भी रखता है केंद्रीय बैंक, बिल्कुल रखता है सेंट्रल बैंक। आंसर का उपयुक्त सभी, सब बनेगा, सब आंसर का उपयुक्त सभी होगा। आगे पढ़िए, देखिए आगे चलिए, बोलिए। आगे देखिए 16, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? यहां पर बढ़िया ध्यान देना है। केंद्र बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? सारा क्वेश्चन जो लिया ना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, समझे? पढ़िए, केंद्र बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है?
तो केंद्र बैंक जारी करेगा चलन मुद्रा, आंसर होगा ए नंबर। बहुत कोई मार देगा साख मुद्रा, अरे साख मुद्रा व्यापारिक बैंक देता है जनता को, ठीक है, ये नहीं होगा। देखिए सिक्का तो होगा, सिक्का और नोट होगा तो उपयुक्त भी थोड़े होगा। चलन मुद्रा में ही आ जाता है क्या, चलन मुद्रा में आता है सभी सिक्के एवं नोट, सभी सिक्के एवं क्या नोट, याद रखिएगा सभी सिक्के एवं नोट जो अर्थव्यवस्था में चलन में है, प्रचलन में जो भी चल रहा है उसको बोलेंगे चलन मुद्रा। तो उसी में तो सब आ गया, आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि साख मुद्रा जनता को देता है व्यापारिक बैंक, समझे। सिक्का तो होगा लेकिन ये वाला नहीं होगा, इसलिए आपका उपयुक्त सभी नहीं हो सकता है, आंसर आपका ए नंबर ही सही होगा, ठीक है। सभी सिक्के एवं नोट को ही बोलेंगे चलन मुद्रा जो भी चल रहा है अर्थव्यवस्था में, दौड़ रहा है। आगे पढ़िए, आगे देखिए 17 पढ़िए, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में कौन से हैं, बोलो। केंद्र बैंक जो मुद्रा की पूर्ति मनी का सप्लाई करता है उसको बोलेंगे मौद्रिक नीति, साख मुद्रा का नियंत्रण करता है उसका उद्देश्य क्या है, तो बोल तो दिए हैं, कीमत स्थिरता स्थापित करना, कि देश में ना तो महंगाई आए ना तो मंदी आए, मतलब कीमत स्टेबल रहे, स्थिर रहे। आगे है विदेशी विनिमय दर में स्थिरता, ठीक है, विदेशी विनिमय दर में क्या स्थिरता लाना, स्थिरता लाना होगा, ठीक है। यानी विदेश के साथ जो हम लेन देन कर रहे हैं तो एक देश का विदेश में जो मुद्रा का प्राइस है, ठीक है, विदेश का एक देश की मुद्रा में जो प्राइस है वो स्टेबल रहे, यानी दोनों देश में अपना अपना जो देश का जो मुद्रा का जो वैल्यू है वो स्थिर रहे, ज्यादा उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आगे पढ़िए, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि का उपाय करना, बिल्कुल देश में कैसे आय रोजगार बढ़ेगा, देश कैसे महंगाई से कंट्रोल होगा, इस तरह से, ठीक है, होगा इनमें सभी, होगा इनमें सभी, हो जाएगा डी, होगा डी, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे देखिए 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बोला है ना। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्र बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार होता है, सही तो है। बैंक दर क्या है कि केंद्र बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने के लिए जिस रेट पे तैयार होगा उसको बोलेंगे बैंक दर, सही तो है। आगे देखिए, बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। बैंक दर में केंद्र बैंक जिस रेट में ऋण देगा व्यापारिक बैंक को उसको बोलते हैं बैंक दर, और ब्याज दर क्या होता है कि व्यापारिक बैंक आम जनता यानी ग्राहक को जिस रेट पर ऋण देगा उसको बोलेंगे ब्याज दर, दोनों में अंतर है, ये बात सही है। आगे देखिए, बैंक दर केंद्र बैंक की पूर्ण कटौती दर है, हाँ, यानी बैंक दर क्या है कि केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को जो ऋण देगा तो जिस रेट पे देगा, जिस ब्याज दर पे देगा उसको बोलेंगे बैंक दर, यानी व्यापारिक बैंक को केंद्र बैंक से ऋण लेने के लिए कुछ ब्याज चुकाना होगा, कुछ पैसा देना होगा बदले में, बिल्कुल सही है, ये भी होगा। आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, आंसर होगा डी नंबर, होगा डी नंबर, ठीक है। आगे देखिए, आगे पढ़िए, देखिए आगे देखिए 19, देखिए 19 सब बन जाएगा, सब सब्जेक्टिव पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव दाएं दाएं बनेगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक उपाय नहीं है, क्या बोला है, नहीं है। साख नियंत्रण का मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक उपाय नहीं है बोला है, तो बैंक दर तो पढ़ लिए है, खुले बाजार की क्रियाएं है, नगद कोष अनुपात यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो ये भी है, कौन नहीं है, ये वाला नहीं है, नैतिक दबाव नहीं है, हो गया आंसर। आगे पढ़िए, सब बन जाएगा सब। 20 देखिए, व्यापारिक बैंक को अपनी कुल आस्तियों मतलब जमाओं यानी परिसंपत्तियों का एक निश्चित अनुपात में अपने पास नगद या तरल रूप में रखना पड़ता है, जिसे कहा जाता है, क्या बोले थे कि व्यापारिक बैंक को अपना जमा राशि का कुछ प्रतिशत अपने ही बैंक में कैशियर के पास दैनिक कामकाज लेन देन रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सावधिक तरलता अनुपात SLR, क्या बोलेंगे, सावधिक तरलता अनुपात SLR। और जब व्यापारी बैंक रखेगा केंद्र बैंक के पास कुछ एडवांस रिजर्व, उसको बोलेंगे CRR, समझे, क्या होगा बोलिए। तो नगद कोष अनुपात तो यहाँ नहीं होगा, आंसर होगा सावधिक तरलता अनुपात, क्या आपका हो जाएगा SLR, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा SLR, ठीक है। चलिए आंसर होगा बी नंबर। आगे पढ़िए, आगे देखिए, आगे देखिए 21 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ठीक है, RBI की स्थापना हुआ था, बोलिए जैक 2015-17, तो RBI का स्थापना कब हुआ है, हुआ है 1935 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में हुआ है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए 22 देखिए, मौद्रिक नीति का संबंध है
जैक 2024। बोलिए, मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? सार्वजनिक व्यय से नहीं, टैक्स मतलब कर से नहीं, सार्वजनिक ऋण से नहीं, किससे है? खुले बाजार की क्रियाओं से। याद रखिएगा, मौद्रिक नीति के 4 गो विधि है, 4 गो उपकरण। क्या क्या? बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद को अनुपात में परिवर्तन सीआरआर, संबंधित तरलता अनुपात परिवर्तन एसएलआर, यही सब तो होगा। तो बोलिए, सार्वजनिक व्यय नहीं होगा, कर टैक्स नहीं होगा, सार्वजनिक ऋण नहीं होगा, तो बोलिएगा सर ये सब किस में आता है? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, सार्वजनिक व्यय, टैक्स और सार्वजनिक ऋण आता है आपका राजकोषीय नीति में। किसमें आएगा? राजकोषीय नीति में आएगा। अब बोलेगा मौद्रिक नीति में, तो खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर नीति, सीआरआर, एसएलआर, ये सब आएगा। क्लियर है? आगे चलिए, आगे देखिए, आगे देखिए क्या है। देखिए आगे है, आगे पढ़िए। देखिए आगे 23, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? क्या बोला? देश में कागजी नोट कौन जारी करता है? सबको पता है, नोट और सिक्कों को जारी करने का काम कौन करता है? आरबीआई, केंद्र बैंक करता है। कौन करता है? व्यवसायिक बैंक नहीं करता है, विश्व बैंक नहीं, औद्योगिक बैंक नहीं, कौन होगा? केंद्र बैंक। प्रत्येक देश का सर्वोच्च बैंक केंद्र बैंक होता है। भारत में आरबीआई है जो सभी सिक्कों और नोट को जारी करता है, सिर्फ 1 रुपया के नोट को छोड़कर। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए 24 पढ़िए। 24, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, बैंक दर के जरिए, सही है, खुले बाजार की क्रियाओं के जरिए, सही है, सीआरआर के जरिए, सही है, इनमें सभी हो जाएगा। हम क्या बोले कि सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव आपका अपने आप हो जाएगा, अपने आप, समझे? आगे देखिए 25, निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण का गुणात्मक विधि? क्या बोला? गुणात्मक है, गुणात्मक। तो मात्रात्मक विधि कौन कौन है? बोलेगा मात्रात्मक, परिमाणात्मक, तो बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, सीआरआर, एसएलआर, ये आपका हो गया मात्रात्मक। जो बच गया वही हो गया गुणात्मक। तो बोलिए, बैंकों के नगद को अनुपात में परिवर्तन, ये तो मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। खुले बाजार की क्रियाओं, ये तो आपका मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। बैंक दर में परिवर्तन, ये आपका मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। तो कौन होगा? बोलिए, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, ये आपका हो जाएगा क्या? गुणात्मक। मात्रात्मक नहीं है, ये गुणात्मक है। चलिए, हो गया क्लियर? आगे देखिए 26 पढ़िए। 26 देखिए, 26 देखिए, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है। फिर क्वेश्चन आ गया, मौद्रिक नीति केंद्र बैंक करता है लागू, उसका उद्देश्य क्या है? टारगेट क्या है? बोलिए, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि करना, सही है, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता लाना, सही है, यानी एक देश का विदेश में मुद्रा का क्या कीमत है, स्थिरता रखना। ठीक है, देखिए मूल्य स्थिरता क्या है? मूल्य स्थिरता, ये भी सही है, मतलब देश में न महंगाई हो न मंदी हो, कीमत स्टेबल रहे, कीमत संतुलन में रहे देश में, सबको अच्छा लगे, क्रेता को भी और विक्रेता को भी। क्या आंसर का? बोलिए, आंसर होगा इनमें सभी, आंसर का डी नंबर, सब हो जाएगा। आगे देखिए 27 देखिए। 27, मुद्रा पूर्ति पर नियमन कौन करता है? बोलिए, मनी का सप्लाई कौन करता है? मनी का सप्लाई करता है भारत सरकार? नहीं। वाणिज्य बैंक? नहीं। योजना आयोग? नहीं। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई करता है। कौन होता है? आरबीआई करता है। बोलिए, मौद्रिक नीति को कौन लागू करता है? आरबीआई। भारत में आरबीआई यानी केंद्र बैंक। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे केंद्र बैंक यानी सेंट्रल बैंक। क्या बोलेंगे इसको? केंद्र बैंक यानी सेंट्रल बैंक। समझे? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे देखिए 28 देखिए। 28, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जैक 2013। याद रखिएगा, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को, याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, अब बोलेगा एसबीआई का स्थापना, तो एसबीआई का हुआ था 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को, याद रखिएगा, इट हो गया एसबीआई का। और 19 जुलाई 1969 को क्या गया था? क्या बोलता है? 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का, मतलब कमर्शियल बैंक का। ठीक है, पहले इसका हुआ था, बाद में और बैंक का हुआ था 19 जुलाई। ठीक है, याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969। ठीक है, आंसर का सी नंबर। आगे पढ़िए, आगे देखिए 29 पढ़िए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? सबको पता है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है।
30 देखिए, भारत में 1 रुपया का नोट जारी कौन करता है? जैक 2015-20 में आया है, तो बोल तो दिए। खाली 1 रुपया के नोट को जारी करता है कौन? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। साइन रहता है किसका? तो हस्ताक्षर साइन रहता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का। बाकी 1 रुपया के नोट को छोड़कर सभी तरह के नोट, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया के नोट को जारी करता है कौन? आरबीआई। साइन करेगा गवर्नर, ठीक है। और 1 रुपया नोट को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, साइन करेगा वित्त सचिव, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए 31 पढ़िए। नरसिम्हा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, बैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए, ठीक है, 1991 में नरसिम्हा समिति लाया गया था बैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए, कि बैंकिंग प्रणाली में जो दिक्कत है, जो समस्या है, उसमें थोड़ा क्या बोलता है, मॉडिफाई करने के लिए, सुधार के लिए। तो क्या है? टैक्स सुधार, माने कर सुधार। कर माने टैक्स, टैक्स सुधार नहीं है ये कृषि सुधार नहीं है, ये आधारभूत संरचना सुधार नहीं है, ये क्या है? ये बैंकिंग सुधार। कब लाया गया है? 1991 में, ठीक है। कौन समिति? नरसिम्हा समिति, ठीक है। आगे चलिए, देखिए 32 देखिए, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा 1995 में किया गया था। कब किया गया था? 1995 में, ठीक है। आगे चलिए, आगे पढ़िए, देखिए 33, बैंकों की जमाओं का वह न्यूनतम अनुपात जो केंद्र बैंक के पास सुरक्षित रखा जाता है कहलाता है। आ गया ना? तो व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक के पास जो सुरक्षित एडवांस रखेगा उसको बोलेंगे नगद कस अनुपात, CRR। क्या बोलेंगे उसको? नगद कस अनुपात, यानी CRR। आंसर होगा ए नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 34, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में। कब? 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। पहले कहाँ था? कोलकाता। हो तो गया। आगे पढ़िए, आगे देखिए 35, पंजाब नेशनल बैंक क्या है? तो अभी तो बोले पंजाब नेशनल बैंक बोले, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोले, इंडियन बैंक बोले। क्या है? ये सब व्यापारिक बैंक है भाई, ए नंबर होगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए 36 देखिए, भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार कब प्रारंभ हुआ? अभी तो बोले भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार नरसिम्हा समिति द्वारा बैंकिंग सुधार 1991 में शुरू हुआ था। कब? 1991 में। आंसर होगा सी नंबर। आगे पढ़िए 37, ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। कितना बार बोले हैं? ओवरड्राफ्ट की मिलती है सुविधा किसमें? केवल चालू खाता में। सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट कहां मिलेगा? मिलेगा केवल चालू खाता में, ठीक है। इसमें आप चालू खाता में जमा राशि से एक्स्ट्रा राशि भी निकासी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बैंक को एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। हो गया। आगे पढ़िए, देखिए 38 देखिए, 38 देखिए, भारत में 100 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसका साइन रहता है? तो 100 रुपया के नोट पर साइन रहता है किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का? नहीं, आरबीआई के गवर्नर का। वित्त मंत्रालय के सचिव का साइन रहेगा किसमें? वो रहेगा 1 रुपया का नोट में, ठीक है। 1 रुपया का जो नोट होगा उसमें रहेगा वित्त मंत्रालय का सचिव का। बोलेगा आरबीआई के गवर्नर का, तो 100 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट, 50 का नोट, ठीक है, 2000 का नोट, 500 का नोट इसमें रहेगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए 39, केंद्र बैंक का प्रमुख कार्य है। जैक 2014-19-23 बोले क्या है? केंद्र सरकार का बैंकर, एजेंट, सलाहकार है। सही तो है, सरकार का बैंकर तो है ही, एजेंट है, सलाहकार है, मतलब परामर्शदाता। बैंकों का बैंक है, सही तो है। नोट जारी करना, सही तो है। इनमें सभी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। आगे देखिए 40, निम्न में से कौन सा कार्य व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है? क्या बोला? व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। नहीं है बोला है। क्या बोला है? व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। बोलिए, जमा स्वीकार करना सही है, ऋण देना सही है, नोट जारी करना नहीं भाई। नोट जारी करना ये केंद्र बैंक का काम है, सेंट्रल बैंक आरबीआई काम है, आरबीआई का। व्यापारिक बैंक नोट का लेन देन, जमा निकासी करेगा, पैसा का लेन देन करेगा, आदान प्रदान, छापेगा नहीं, जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। साख निर्माण करना, हाँ, लोगों को ऋण देगा, ऋण का निर्माण करेगा, ये सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है, ठीक। आंसर होगा सी नंबर। आगे चलिए, आगे देखिए 41, निम्न में से कौन सा कार्य केंद्र बैंक का नहीं है? क्या बोला? आप सेंट्रल बैंक का नहीं है बोला है। तो नोट जारी करना ये तो है,
साख नियंत्रण ये भी है। आम जनता को ऋण देना नहीं, आम जनता को ऋण देगा व्यापारिक बैंक यानी एसबीआई, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, समझे। आम जनता को ऋण आरबीआई केंद्र बैंक नहीं देगा, ठीक है। सरकार का सलाहकार ये सही है, ये वाला आपका नहीं होगा। केंद्र बैंक का कार्य नहीं बोला है, ये नहीं होगा, सी होगा। आगे पढ़िए 42 पढ़िए। सामान्यतः प्रत्येक देश में कितने केंद्र बैंक होते हैं? अभी बोल दिए, सामान्यतः प्रत्येक देश में एक एक केंद्र बैंक होते हैं, एक होते हैं। सिर्फ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में 12 केंद्र बैंक है। प्रत्येक देश में एक एक केंद्र बैंक होता है। आंसर होगा 1 नंबर, हो गया। आगे चलिए, आगे देखिए 43। यदि केंद्र बैंक वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर को बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता में क्या होगा? जैक 2024, बढ़िया समझिए। एसएलआर क्या होता है कि प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को केंद्र बैंक बोलता है कि अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत अपने ही बैंक में दैनिक लेन देन के लिए, कामकाज के लिए रखिए, उसी को बोलते हैं एसएलआर। तो केंद्र बैंक बोल रहा है व्यापारिक बैंक को कि आप एसएलआर को बढ़ा दीजिए, मैंने दैनिक कामकाज के लिए, प्रतिदिन के लेन देन के लिए अधिक पैसा रखिए कैशियर के पास। तो बोल रहा है व्यापारिक बैंकों का ऋण देने की क्षमता में क्या होगा? जब व्यापारिक बैंक कैशियर के पास एसएलआर मैंने दैनिक कामकाज के लिए अधिक पैसा रखेगा तो फिर ऋण वाला भाग में पैसा कम रहेगा, यानी जनता को ऋण कम दे पाएगा, तो ऋण देने की क्षमता में क्या होगी? कमी आ जाएगी। सिंपल है, जब एसएलआर में दैनिक कामकाज के लिए अधिक पैसा रख देगा तो व्यापारिक बैंक जनता को ऋण कम दे पाएगा, जो दूसरा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसको ऋण कम दे पाएगा। तो ऋण देने की क्षमता में क्या होगा? वृद्धि। वृद्धि नहीं होगी, क्या होगी? कमी हो जाएगी, कमी। आंसर होगा बी नंबर। कब आया है? जैक देखिए 24 में आया है, क्या होगा? कमी हो जाएगी। आगे पढ़िए, देखिए 44 क्या है, देखिए व्यावसायिक बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं, बोला क्या बोला है? नहीं। जैक 2024 में आया है, व्यावसायिक बैंक का नहीं है तो ऋण निगमन, ऋण देना सही है। बचत बैंक खाता में जमा स्वीकार करना सही है। सावधि जमा खाता खोलना सही है। लेकिन सरकार का बैंक तो हो गया केंद्र बैंक आरबीआई, सरकार का बैंक तो व्यापारिक बैंक एसबीआई, इंडियन बैंक नहीं है, याद रखिएगा। व्यावसायिक बैंक ऋण देगा, बचत बैंक खाता में जमा स्वीकार करेगा, सावधि जमा खाता एफडी में पैसा जमा लेगा एफडी में, लेकिन सरकार का बैंक केंद्र बैंक आरबीआई होता है, व्यापारिक बैंक नहीं होता है, ठीक है। आंसर होगा सी नंबर। लास्ट देखिए, लास्ट 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? कब दिया है? जैक 2023 में दिया है। क्या बोला है? किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी, माने मनी सप्लाई कम होगा। क्या बोला? मनी सप्लाई कम होगा, कम। किस स्थिति में मनी सप्लाई कम होगा, यानी अर्थव्यवस्था में मनी बाहर कम निकलेगा? बोलिए। पहला है बैंक दर में कमी। बोलिए। जब केंद्र बैंक दर में कमी कर देगा तो व्यापारिक बैंक को सस्ता ऋण मिलेगा, व्यापारिक बैंक भी आम जनता के लिए ऋण सस्ता कर देगा। तो जब ऋण सस्ता होगा तो जनता बेसी ऋण ले पाएगा, तो उससे मनी का सप्लाई ज्यादा होगा ना, साख मुद्रा बेसी बार निकलेगा ना, तो इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, कमी तो नहीं होगा। ये आंसर नहीं होगा। नगद कोष अनुपात में वृद्धि, हाँ, जब नगद कोष अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक के पास रख देगा अधिक, तो व्यापारिक बैंक के पास पैसा कम बचेगा, तो लोगों को ऋण कम दे पाएगा, मनी सप्लाई कम होगा, यानी मनी सप्लाई कम होगा। ये सही है, ये सही है। आगे देखिए, आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय। बोलिए। जब आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय करेगा, मतलब सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा, तो पैसा देगा ना। जब आरबीआई व्यापारिक बैंक से प्रतिभूतियां खरीदेगा तो पैसा देगा व्यापारिक बैंक को, तो व्यापारिक बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा, तो ऋण देने का क्षमता बढ़ जाएगा, जनता को बेसी ऋण दे पाएगा, तो अर्थव्यवस्था मुद्रा मनी सप्लाई ज्यादा होगा, मुद्रा अधिक बाहर निकलेगा, तो मुद्रा का सप्लाई इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा, कम तो नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें सभी तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। बोले कौन होगा? आंसर होगा बी नंबर। यानी बैंक दर में कमी करने से मनी का सप्लाई ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय करेगा, मैंने खरीदेगा, तो पैसा देगा व्यापारिक बैंक को, उसके पास पैसा बढ़ जाएगा, तो ऋण देने की क्षमता बढ़ेगा ना, तो मनी सप्लाई ज्यादा करेगा, कम नहीं होगा। कम होगा इससे जब नगद कोष अनुपात क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। जब सीआरआर में वृद्धि हो जाएगा, यानी व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक के पास अधिक पैसा रख देगा, तो उसके पास ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी। हो गया। तो इनमें सभी नहीं मार दीजिएगा, सभी नहीं होगा। आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। हो गया। बोलिए कैसा लगा? अच्छा लगा? सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा, समझे। इसी तरह का वीडियो आएगा, पहले देंगे सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, लास्ट में देंगे ऑब्जेक्टिव।
मजा आएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।